आर्यों ने मंत्रों वाली अपने एक किताब की रचना की थी, कंपाइलेशन किया था। ध्यान रखिएगा, कंपाइलेशन कह रहा हूं, राइटिंग नहीं। मेटलर्जी ऑफ आयरन, लोहे का धातु कर्म, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज तक के किसी भी हड़प्पा के स्थल के उत्खनन से एक सिंगल कॉइन, धातु का एक छोटा सा सिक्का भी नहीं मिला है। दूसरे काल में हमारे पास यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण साहित्य जो यज्ञ पे बहुत ज्यादा जोर देता है, और आरण्यक साहित्य जो विचारों पर जोर देता है। भारत में बहुत सारे लोग विदेशों से, बाहर से आए, समय समय पर आते रहे, तो उतना सटीक उनका निष्कर्ष हो सकता है, कितना सटीक या कितना नहीं, इस पर भी अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इतना ज्यादा लेन देन बढ़ जाएगा अब कि वो वस्तु विनिमय पद्धति या पत्थर वत्थर लेके काम वाम नहीं चलने वाला है, और यहीं पे पहली बार क्या आ जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का PWOnlyIAS में। समर बैच के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए मैं जावेद हक, और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द आर्यंस, आर्यों का इतिहास, जिसे हम सामान्यतया आमतौर पर प्राचीन भारत के इतिहास के एक कालखंड के रूप में वैदिक युग कहते हैं। वैदिक युग की संज्ञा दी जाती है, जिसे हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर स्टडी, हम इसे दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, या फिर आप इसे प्रारंभिक वैदिक युग और उत्तरवर्ती वैदिक युग भी कह सकते हैं। तो हम इस सेशन में आर्यों का इतिहास पढ़ रहे होंगे, और आर्यों का इतिहास हम लोग मुख्य रूप से लेते हैं 15वीं या 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य। यद्यपि कि इतिहास सतत होता है, लेकिन हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कुछ तो खंडों में बांटेंगे ना, छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे। तो यहां पर आज का हमारा जो खंड है वो आर्यों का इतिहास या वैदिक युग है। और देखिए, वैदिक युग को जब हम इसे पढ़ते हैं, वैदिक युग, तो वैदिक युग को, जो कि आर्यों के इतिहास से संबंधित है, इसे हम दो भाग में बांट ले रहे हैं। और वैदिक युग हम लोग इसे लेते हैं 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, यहां से शुरू करते हैं और लेकर 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व तक, और दो भाग में बांट लेते हैं। इससे पढ़ना आसान हो जाता है और तुलनात्मक अध्ययन करना भी थोड़ा आसान लगेगा। और ये पहला ऋग्वैदिक युग कह देते हैं इसे, ऋग्वैदिक युग, या आप चाहें तो प्रारंभिक वैदिक युग भी कहें, अर्ली वैदिक पीरियड। इसे ऋग्वैदिक युग इसलिए कह रहे हैं, इसे इसलिए संज्ञा दी जाती है क्योंकि इस कालखंड में, किस कालखंड में, लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईसवी पूर्व तक का जो ये 500 या 600 वर्षों का कालखंड है, ऋग्वैदिक युग की संज्ञा दी जा रही है। ऋग्वैदिक युग या पूर्व वैदिक युग, प्रारंभिक वैदिक युग भी आप इसे कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा प्रारंभिक वैदिक युग या ऋग्वैदिक युग कहना। और इसे ऋग्वैदिक युग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस कालखंड में आर्यों ने, जो प्रारंभिक आर्य जन थे, अर्ली आर्यंस थे, उन्होंने मंत्रों वाली अपने एक किताब की रचना की थी, कंपाइलेशन किया था। ध्यान रखिएगा, कंपाइलेशन कह रहा हूं, राइटिंग नहीं, कंपाइलेशन। इस समय में लिपि या लेखन शैली का अभाव था, और जो भी साहित्य इन लोगों ने रचा, वो बनाया, वो पूरा का पूरा संपूर्ण वैदिक साहित्य इंक्लूडिंग ऋग्वेदा, ऋग्वेद को लेते हुए ये ऋषि मुनियों के, पुरोहितों के दिमाग में ही संकलित था। ये पेपर पे या ताड़ के पत्तों पर या तांबे के प्लेट्स पे कुछ भी नहीं लिखा गया था, क्योंकि इस कालखंड में लेखन शैली का हमें अभाव मिलता है। जबकि हमने ये पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लेखन शैली का ज्ञान था, और वो भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक या लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया करते थे। यद्यपि कि हम उनके स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से। कुछ दावे हुए हैं, लेकिन वो उतने सटीक नजर नहीं आते हैं।
तो इसे ऋग्वैदिक युग की संज्ञा इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस कालखंड में एक साहित्य की रचना की गई थी। वो ऋचाओं का, मंत्रों का संग्रह ऋक ऋक और वेद, संधि कर देंगे तो ऋग वेद हो जाता है। ऋग्वेद की रचना की गई। तो ऋग्वेद की रचना लिखा नहीं गया, मैंने फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिखा नहीं गया है, कंपाइलेशन है, संहिता है। और इसे हम ऐसे भी लिखते हैं ऋग्वैदिक संहिता, कलेक्शन, कलेक्शन है। और इसमें एक और बड़ी विशेष बात रही कि इस समय में, इस कालखंड में प्रारंभिक आर्यों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। मतलब लोहे का धातु कर्म या मेटलर्जी ऑफ आयरन इस समय में नहीं था। जबकि हम उस कालखंड को ले रहे हैं, इन्हीं का सेकंड हाफ, जिसमें ये लोहे के धातु कर्म का ज्ञान कर लेते हैं या पता चल जाता है इन्हें कि लौह अयस्कों से लोहा किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो दूसरा जो है ना, वो उत्तर वैदिक युग कहिए या काल, उत्तर वैदिक काल। और इसे फिर हम लेते हैं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। और इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि आर्यों को इस काल में लोहे के धातु कर्म का ज्ञान हो चला था। ठीक है, मेटलर्जी, दे केम टू नो अबाउट द मेटलर्जी ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ आयरन, लोहे का धातु कर्म, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, इस कालखंड में एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ था, मृद भांडों का प्रयोग हुआ था, जो पेंटेड ग्रे वेयर या चित्रित धूसर मृद भांड कहे गए, PGW या पेंटेड ग्रे वेयर टाइप ऑफ पॉटरी, PGW टाइप ऑफ पॉटरी। तो ये दो प्रमुख अंतर है इन कालखंडों में, जो कि आर्यों के ही इतिहास से जुड़ा हुआ है, वैदिक युग से ही जुड़ा हुआ है। तो वैदिक युग को अध्ययन की सुविधा के लिए दो खंडों में विभक्त किया गया है, सिर्फ अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है, बाकी इतिहास तो इनका क्रमिक चल ही रहा था। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, और दोनों को मिला दीजिए तो वैदिक युग या वैदिक काल। किसके इतिहास से संबंधित है ये संबंधित है आर्यों का इतिहास। और आर्यों का इतिहास इसलिए भी जानना विस्तार में बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि हिंदू धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की अधिकांश बातें, ज्यादातर चीजें, धर्म और दर्शन इसी युग से संबंधित है या इसी युग में विस्तारित हुआ है। तो ये भी इसलिए भी, तो एग्जाम के लिए तो खैर जो जानना है वो तो जानना ही है, ऐसे भी सामान्य जानकारी हम हर एक भारतीय को होनी चाहिए कि हिंदू धर्म का विकास किस प्रकार से हमें नजर आता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, माइथोलॉजिकल नहीं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम इसे कैसे देख पाते हैं। तो देखिए, वैदिक युग जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ना, वैदिक युग में, तो वैदिक युग में हम देखेंगे कि वैदिक संस्कृति यानी कि अपनी एक वैदिक विशेष जीवन शैली, और तो ये जीवन शैली, इसे देखना है हमें, इनकी जीवन शैली, और वो भी कब से, 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है। और यहां से जब हम शुरू करते हैं इनका इतिहास पढ़ना, और जब हम आगे बढ़ते हैं हमारी तरफ, तो जब हम यहां पर आते हैं 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब हम आते हैं, तो यहां पर जो वैदिक संस्कृति है वो यहां पे आपको नजर आती है, वैदिक सभ्यता।
तो हम वास्तव में जिस चीज का चीरफाड़ या विश्लेषण करने जा रहे हैं वो ये है कि आर्यों के अपनी एक जीवन शैली से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आर्यों का अपना एक सभ्यता विकसित होता है। और ये सभ्यता जैसे ही, अब देखिए, जैसे ही हमने कहा सभ्यता, तो यहां पर तो संस्कृति कहा हमने, तो ये अपने प्रकार की एक जीवन शैली हो गई। और जैसे ही आपने सभ्यता बोल दिया तो ये उन्नत जीवन शैली हो जाएगा। तो वैदिक संस्कृति से आगे बढ़ते हुए वैदिक सभ्यता की ओर हम कैसे गए हैं, इसी बात का मूल रूप से विश्लेषण, चीरफाड़ हम आज के इस सेशन में कर रहे हैं। और यहां पे देखिए, वैदिक सभ्यता, जो आपने जैसे ही सभ्यता बोला तो एक चीज बहुत स्पष्टता से यहां पे समझनी होगी कि ये नगरीकरण का दौर होगा, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण का दौर होगा। और चूंकि एक बार नगरीकरण इसके पहले ही हड़प्पा में हो चुका है, सिंधु घाटी क्षेत्र में हो चुका था, तो फिर वो प्रथम नगरीकरण था। हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा, प्रथम नगरीकरण। और यहां पे जो आप देख रहे हैं तो फिर से नगरीकरण हो गया। ये तो गैप के बाद, एक लंबे गैप के बाद, एक लंबे समय अंतराल के बाद, तो यहां पे जो नगरीकरण है वो कितने नंबर का होगा? वो द्वितीय नगरीकरण होगा। और आपको याद होगा कि हड़प्पा में जो नगरीकरण है वो कांस्य युगीन है, वो ब्रॉन्ज एज अर्बनाइजेशन है। लेकिन ये आयरन एज है, ये लौह युगीन द्वितीय नगरीकरण है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण वो सिंधु और सरस्वती नदी तंत्र में है, जबकि इस बार का द्वितीय नगरीकरण वो कब, किस किस भौगोलिक क्षेत्र में है? वो गंगा नदी तंत्र में है, गंगा नदी तंत्र में है। और इसी में जब ये द्वितीय नगरीकरण होता है तो फिर काशी, मथुरा, प्रयागराज के पास, कौशांबी, श्रावस्ती, राजगृह पटना के पास 100 किलोमीटर, 95 किलोमीटर एग्जैक्टली, ठीक है, राजगृह, या फिर चंपा नगरी मध्य प्रदेश में, उज्जैनी आदि, ये हमें मिल रहे हैं। ये द्वितीय नगरीकरण, ये जितने शहर आप देख रहे हैं, आगे थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ेंगे तो पाटलिपुत्रा भी, ये द्वितीय नगरीकरण के हैं। ये लौह युगीन है और ये अपर और मिडिल गंगा वैली में है, अपर एंड मिडिल गंगा वैली, ठीक है। इक्का दुक्का आपको इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु और जो गंगा नदी तंत्र का विभाजक है वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ज्यादातर अपर गंगा वैली और लोअर गंगा वैली में है, ऊपरी और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण है। और एक और बड़ी खास बात है कि द्वितीय नगरीकरण, यहां पर भी देखिए, लेखन शैली, जैसे ही नगरीकरण और आ रहा है वैसे ही लेखन शैली आ जाएगी, क्योंकि सभ्यता की एक बड़ी प्रमुख चारित्रिक विशेषता होती है लेखन शैली का होना, ठीक है। तो लेखन शैली आ जाएगा, और जो लेखन शैली आएगी वो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि, मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि होगी। तो लिखना भी आ गया, नगर भी आ गए, नगर आएंगे तो नगर नियोजन भी आएगा, और फिर बाट एवं माप भी आ जाएंगे, बाट एवं माप आएंगे, और बाट एवं माप की एक रूपता भी आएगी। हर वो चीज उभर के वापस आ रही है जो कभी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करती थी, सिवाय इस बात के कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा है, तांबा प्लस टिन मिला करके, और यहां कांसा तो खैर है ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोहा है यहां पे, तो यह लौह युगीन है। और चूंकि गंगा घाटी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं तो यहां पे एक और बड़ी विशेष बात होगी कि इस द्वितीय नगरीकरण में रोपनी द्वारा धान की खेती, रोपण विधि द्वारा धान
की खेती। अब यहां पे भात या चावल थोड़ा ज्यादा बड़े पैमाने पे मिलेगा और यहां से अब चावल मुख्य आहार होता जाएगा। गंगा घाटी की तरफ आएंगे तो रोपनी इसको कहते हैं। गांव देहात में रोपण विधि द्वारा धान की खेती, वेट पैडी कल्टीवेशन, जहां धान के पौधों को अलग से एक क्यारी में उगाया जाता है, फिर उनको बंडल्स बना बना करके खेतों में लबालब पानी भर करके फिर वो मिट्टी में कोच कोच करके पौधे लगाए जाते हैं और फिर वो खेती होती है। तो उसमें बम्पर हार्वेस्टिंग, बढ़िया उत्पादन होगा चावल का। तो यहां चावल मुख्य आहार हो जाएगा। तो कृषि शिफ्ट कर रहा है ना, चेंज यहां पे हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। कब? ये वैदिक सभ्यता यानी कि 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो वैदिक संस्कृति जहां पर आर्य लोग, यहां पे ये लोग जनजातीय ट्राइबल्स हैं, जनजातीय हैं। और ऋग्वेद में आर्यों के 30 ट्राइब्स, 30 कबीलों का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट रूप से 30 कबीलों का उल्लेख मिलता है। तो यहां पर जनजातीय जीवन है शुरुआती दौर में। और जैसे ही इनके हाथ में लोहा लगता है, या देखिए 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, 10-20 में, यहां पर जो चेंज ला रहा है सब कुछ वो है लोहे का धातु कर्म का ज्ञान। और यहीं से इनकी पूरी जिंदगी, हर एक पहलू, अर्थव्यवस्था हो, समाज हो, राजनीति, धर्म, कुछ भी XYZ, सब बदल के रख देगा लोहा। ठीक है। तो जैसे यहां पे लोहा आएगा तो जनजाति जीवन से ये शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे प्रकार के जीवन में, यानी कि ये अब ग्रामीण जीवन में आ जाएंगे, गांव बस जाएंगे, गांव बनने लगेंगे। और फिर वही आगे डेवलप करते करते फिर उन्हीं में से कुछ केंद्र शहर बन जाएंगे, मार्केट वगैरह शहर बन जाएंगे। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फ्लो ये है वैदिक युग में, कि जो वैदिक संस्कृति है वो शुरुआत में तो जनजाति है, जनजाति से फिर ये ग्रामीण होते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लोहे की है, और ग्रामीण से आ जाते हैं ये शहरी जीवन में या नगरीय जीवन में। और चूंकि एक बार नगरीकरण हो चुका था इसके काफी पहले, ठीक है ना, जब यह हुआ तो इसके भी 2000 साल पहले, चूंकि नगरीकरण इसके 2000 साल पहले, हमारे से नहीं, हमारे से 4500 साल पहले, और ये तो 3500 साल पहले। तो इनके 1500 2000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में सिंधु और सरस्वती नदी तंत्र में नगरीकरण हो चुका था। और यद्यपि कि वो नगरीकरण का पतन हो गया था, हमने पढ़ा था इसको कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों को खाली किया गया था अलग अलग वजहों से। अब बहुत सारे वजह उसमें कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात हैं। तो ये रहा, देखिए हमें जो पढ़ना है वो ये है, वैदिक संस्कृति से होते हुए वैदिक सभ्यता, और ये सब कुछ कैसे विकसित हो रहा है। और इसी में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर 16 क्या मिल जाएंगे, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का अस्तित्व हमें यहां पे पता चल रहा है। और इसी समय कौन से लोग हैं महात्मा बड़े बड़े, बुद्ध और महावीर। तो यहां पे हमें बौद्ध एवं जैन जैसे अरूढ़िवादी संप्रदायों का उदय और विस्तार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इससे भी एक और महत्वपूर्ण बात कि द्वितीय नगरीकरण जो है, वैदिक सभ्यता जिसे हम कह रहे हैं द्वितीय नगरीकरण, ये यहां पर जो इकोनॉमी है, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो अर्थव्यवस्था, और यहां पर अर्थव्यवस्था का मोनेटाइजेशन हो जाता है, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, और विशेष रूप से मुख्यतः चांदी व तांबे के सिक्के चला दिए जाते हैं। तो चांदी व तांबे के सिक्के, जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स या घायल या आहत सिक्के कहा गया है। तो ये देखिए अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हो चुका, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण यहां पे। तो और जबकि हमने ये देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी अर्थव्यवस्था थी, कम से कम उसका मौद्रीकरण नहीं हुआ था। किसी भी आज तक के किसी भी हड़प्पा के स्थल के उत्खनन से एक सिंगल कॉइन
धातु का एक छोटा सा सिक्का भी नहीं मिला है। अर्थात बात बहुत स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का किसी भी हालत में, सूरत हाल में मौद्रीकरण नहीं हुआ था, परंतु जो वैदिक सभ्यता का नगरीकरण था वहां पे अर्थव्यवस्था का हमें मौद्रीकरण स्पष्ट रूप से मिलता है, और ये उत्खनन से हमें साक्ष्य मिले हैं। ये ऐसी बातें तो हो नहीं रही, हवा हवाई इतिहास तो सबूतों के आधार पे चलता है, चाहे वो साहित्यिक हो या उत्खनन से मिले पुरातात्विक साक्ष्य हो, या दोनों मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये मूल रूप से ध्यान रखिएगा कि कैसे द्वितीय नगरीकरण हो रहा है, क्या ना। और ये भी कि यहां पे ध्यान दीजिए, ये वही जगह है जहां हमारे से 3000 साल पहले, ऐतिहासिक रूप से हमारे से 3000 साल पहले के लगभग, अब थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, के लगभग इन स्थलों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव, कौरव, ये वही जगह है जहां वो लोग रहा करते थे। ये कितनी जबरदस्त बात है कि उत्खनन में हमें वो सारी जगह मिली हैं जहां पे कौरव पांडव रहा करते थे। क्या पांडव विशेष तौर पे, ये चूंकि इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ का उत्खनन है, और इंद्रप्रस्थ हो गया हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ में, तो दिल्ली से मेरठ, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, पंजाब का कुछ हिस्सा, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, यानी कि वेस्टर्न यूपी तक तो ही तो कौरव पांडव रहा करते थे ना, उधरी एरिया में उनका शासन हुआ करता था। तो ये वही जगह है जहां पांडव रहा करते थे, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और जो उनके बड़े पापा थे धृतराष्ट्र और दुर्योधन वगैरह, वो लोग हस्तिनापुर मेरठ में हैं। क्या, तो ये हालांकि ये उत्तर वैदिक कालीन स्थल है, तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन स्थल, यहां पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो प्रारंभिक आर्य हैं ऋग्वैदिक युग में, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक आर्य, तो प्रारंभिक आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है वही सप्त सैंधव, सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां, सरस्वती एवं अफगानिस्तान की 1-2 नदियां, पूर्वी अफगानिस्तान की क्रूमू और गोमल नदी। तो प्रारंभिक आर्यजन जो है, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक आर्यजन, ये किस भौगोलिक क्षेत्र में है? ये किस भौगोलिक क्षेत्र में? ये सप्त सैंधव प्रदेश में है। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं ये लोग, उधर की तरफ हैं। और यहां पर ये लोग जनजातीय हैं, ट्राइबल्स हैं, छोटे छोटे कबीले में हैं, जनजातीय। और कुल 30 कबीले या जनजातियों का उल्लेख तो सीधे तौर पे हमें कहां मिल जाता है? ऋग्वेद में। ये स्वयं ही बता रहे हैं, ऐसा मैं नहीं और आप नहीं कह रहे हैं, ये लोग स्वयं ही बता रहे होते हैं कि ऐसा इनके साथ है कि भाई ये लोग ट्राइबल्स हैं, कबीलाई लोग हैं। और फिर यहां पर इस काल में इनके पास लोहे का धातु कर्म का ज्ञान नहीं है। ठीक है, और जब हम आगे बढ़ते हैं यहां से, तो फिर जब लोहे का मेटलर्जी, धातु कर्म का ज्ञान होता है, तो जब लोहे का धातु कर्म का ज्ञान होता है और फिर लोहे की कुल्हाड़ी वगैरह जब ये बनाने लगेंगे, और तब ये जंगलों को, घने जंगलों को काटेंगे, क्योंकि लोहा तो बहुत कड़ा धातु है, कुल्हाड़ी बनेगी, धड़ाधड़ पेड़ वेड़ मार काट जंगल एकदम साफ कर देंगे। तो लोहे का धातु कर्म का ज्ञान जैसे ही होगा, तो अब ना केवल इनका जीवन जनजाति से स्थायी होगा, तो अब ये रुक करके रहेंगे, अब ये घूम घूम के नहीं रहेंगे जानवरों को लेकर के, अब ये स्थायी जीवन व्यतीत करेंगे। और जैसे ही स्थायी जीवन व्यतीत करेंगे तो ये ग्रामीण जीवन में आ जाएंगे, गांव बनने लगेंगे। ठीक है, ग्रामीण जीवन। और फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो ग्रामीण जीवन से ये आएंगे शहरी जीवन, नगरीय जीवन। तो अब ये लोग कहां बढ़ रहे हैं? अब ये लोग गंगा
घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसे नाम दिया गया है आर्यावर्त। आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त नाम दिया गया गंगा घाटी की तरफ। और अब ये जब बढ़ रहे हैं तो ऊपरी भौगोलिक क्षेत्र ध्यान से समझ लीजिए, ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी, ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी की तरफ आ गए हैं, ठीक है ना, अपर एंड मिडिल गंगा वैली। और फिर यहीं प्रारंभ होता है इनका नया जीवन, यानी कि अर्बन लाइफ, नगरीय जीवन। और ये भारतीय उपमहाद्वीप का कितने नंबर का नगरीकरण माना जाएगा? दूसरे नंबर का नगरीकरण माना जाएगा, क्योंकि पहले नंबर का नगरीकरण सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता है। तो ऋग्वैदिक या प्रारंभिक आर्य ये कब है? 16वीं या लगभग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और यहां तक जब हम आगे आ रहे हैं यहां पर, तो ये है 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। इसीलिए दो भागों में बांटा गया है इसको, कि इधर इसके ऊपर ऋग्वैदिक काल और इधर उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जनजातीय सप्त सैंधव प्रदेश, उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी की तरफ अर्थात आर्यावर्त की तरफ बढ़ा गया है, और ये नगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन से होते हुए नगरीय जीवन की तरफ गए हैं। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसके अतिरिक्त एक चीज और ध्यान दीजिए यहां पे, कि अगर हम स्रोत पे बात करें कि कैसे इनके इतिहास का निर्माण, पुनर्निर्माण किया गया है, सोर्सेस क्या हैं इनको स्टडी करने का, तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, देखिए कि अगर हम ऋग्वैदिक काल का स्रोत ढूंढे 16वीं 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, चले जाए यहां पे और आगे बढ़े। हम आगे बढ़ते हैं यहां से, तो लाइन थोड़ा सीधी कर लेता हूं। जब हम आगे बढ़ते हैं और 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की तरफ, तो ये वाला जो काल है ना, पहला 500-600 साल आर्यों के इतिहास का, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला, तो यहां पे हमारे पास सिर्फ स्रोत के नाम पे एकमात्र स्रोत है, और वो इनका साहित्य है, एकमात्र स्रोत। इसके अलावा कोई स्रोत ही नहीं है, एकमात्र स्रोत। और वो एकमात्र स्रोत है मंत्रों का संग्रह, जो ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रचा करते थे, मंत्रों का संग्रह किया करते थे। और मंत्रों के संग्रह को ही ऋग्वैदिक संहिता कहा गया है। और ये देवी देवताओं, चूंकि ये लोग प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, जनजातीय हैं, और प्राकृतिक शक्तियों का सीधे इनका सामना हो रहा है, तो ये प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता कंसीडर करके, हाथ जोड़ करके उनके लिए यज्ञ और मंत्र पढ़ा करते थे, मंत्र रचा करते थे, मंत्र पढ़ा करते थे। तो जैसे ऋग्वेद से अगर हम एक दो मंत्र लें, या जैसे सूर्य देवता सवित्र कहते हैं, सूर्य देवता सवित्र को ऋग्वेद में, और उनके लिए मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद के तीसरे बुक में है, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा रचित। और ऋषि वशिष्ठ के द्वारा रचित ऋग्वेद, उनके फैमिली के द्वारा रचित ऋग्वेद के 7वें मंडल में, मंडल कहते हैं, 10 मंडल हैं कुल ऋग्वेद में, अभी आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो रुद्र देवता के लिए, जिसे आमतौर पे हम लोग महामृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं, उसे रुद्र मंत्र कहा गया है। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। तो रुद्र से मांग की जा रही है कि हे रुद्र, हे 3 आंखों वाले देवता, हमें मोक्ष दो, हमें इस जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर दो। जैसे उर्वा रुकमिव बंधनान, जैसे खीरा या ककड़ी अपने डंठल से जुड़ा होता है और पकने के बाद डिटैच कर जाता है, उसी तरह से हे रुद्र, हमें हमारे डंठल अर्थात जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से डिटैच कर दो, अलग कर दो, हमें मोक्ष चाहिए, मैं मुमुक्षु हूं, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष दो, हे रुद्र मुझे मोक्ष दो। ठीक है, तो मंत्रों का, ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह है, और यही एकमात्र स्रोत है हमें आर्यों के प्रारंभिक काल के विषय में जानकारी का, एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत क्या है? और यहां पे देखिएगा, पूरा तात्विक साक्ष्य हमारे पास नहीं होंगे,
पुरातात्विक साक्ष्य का अभाव है, ये नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये भाई एक जगह रहें तब तो मिले कुछ। ये तो जनजातीय लोग हैं, और जनजातीय लोग हैं, पशु पाल रहे हैं, पशु चारक और घुमक्कड़ी हैं, मतलब एक जगह पे टिकी नहीं रहे। पशु पालेंगे ना, तो जब पशु पालेंगे तो नए नए घास के मैदानों की खोज करनी होगी। तो घास के नए नए मैदानों की खोज करते रहने के लिए ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट, लगातार प्रवास करते रहते थे। सो दे केप्ट ऑन माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू ग्रासलैंडिक एरियाज और न्यू पास्चर ग्राउंड्स। हमेशा इनको चाहिए कि घास के हमें नए नए मैदान मिलते रहे। तो और ये ढूंढते रहते, इसीलिए यहां पे टिक के नहीं रह रहे हैं। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने एक जगह रहे, फिर डेरा तंबू चला, फिर आगे बढ़ गए, घास के नए मैदान खोजना है, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए। तो जब एक जगह रहेंगे तब तो पूरा तात्विक साक्ष्य कुछ खोदेंगे, कुछ टीला छोड़ेंगे, कुछ मिलेगा, मिल ही नहीं रहा है। तो इस काल के लिए हमारे पास जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, और वो ऋग्वेद जो है, ऋग्वैदिक संहिता, वो तो मंत्रों का संग्रह है। इसी में जो कुछ भी ये अपने आप के बारे में बता पाते हैं, बस हमें वही जानकारी है। तो यहां एक बड़ी बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि पुरातत्व, पुरातत्व उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं प्रारंभिक आर्यों के विषय में कुछ नहीं जानता है। आर्कियोलॉजी नोज नथिंग अबाउट द अर्ली आर्यंस, यहां से कुछ नहीं मिलता है हमें। आर्कियोलॉजी नोज नथिंग about the early Aryans. Archaeology knows nothing about the early Aryans, but archaeology does know number of things about the later Vedic Aryans. तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो अब देखिए यहां पर यूज ऑफ आयरन है, यूज ऑफ आयरन यानी कि लोहे का अब प्रयोग होगा। तो जैसे ही लोहे का प्रयोग होगा तो तुरंत इनका सेटल्ड लाइफ होगा, स्थायी जीवन। और स्थायी जीवन, और वो भी ग्रामीण, पहले तो ग्रामीण, फिर ग्रामीण से होते हुए शहरी जीवन। तो जैसे ही लोहे का प्रयोग, स्थायी जीवन प्रारंभ होता है, ग्रामीण जीवन प्रारंभ होता है, वैसे ही हमें उत्खनन से मिलने, इनके ये वाले जो साइट्स हैं, और फिर यहां से ये किधर बढ़ रहे हैं, आर्यावर्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नगरीय जीवन आने लगा। तो जैसे ये नगरीय जीवन, आर्या किधर की तरफ, गंगा घाटी, आर्यावर्त, आर्यावर्त किसको बोला गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार। तो जैसे ही लाइफ सेटल्ड हुआ, वैसे ही हमें यहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलने लगेंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलने लग रहे हैं, यानी कि हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलने लग रहे हैं। और इस टाइम के जो स्थल है, अब देखिए जैसे हस्तिनापुर, ठीक है, ज्यादातर वेस्टर्न यूपी, अतरंजी खेड़ा, नोह, और बागपत में लेटेस्ट एक्सकेवेटर साइट है सोनौली, पढ़ पा रहे ना, सोनौली, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, नोह और सोनौली। यहां के इनके उत्खनन से हमें, ये जो साइट्स है ना हमारे पास, इन साइट्स के उत्खनन से हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। और यही इन्हीं चारों क्षेत्रों के उत्खनन से हमें लोहे के वस्तुएं और पेंटेड ग्रेवेयर ऑब्जेक्ट्स, लोहे की वस्तुएं और चित्रित धूसर मृदभांड, विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जिसका ये प्रयोग वहां पे कर रहे हैं उन क्षेत्रों में। तो आर्यों के इतिहास की जानकारी का
स्रोत प्रारंभिक आर्यों के जानकारी का स्रोत ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल का एकमात्र ऋग्वेद है। जबकि बाद में जब हम देख रहे हैं कि जीवन इनका स्थायी हो रहा है और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गंडक नदी की तरफ जब ये आगे बढ़ते हैं तो फिर वहां पे जीवन स्थायी होने की वजह से जो कुछ भी हमें टीले वगैरह मिले हैं और जिनका उत्खनन हमने किया है तो वहां से हमें लोहे की वस्तुएं मिल रही हैं और चित्रित धूसर मृदभांड मिल रहे हैं, आयरन एंड पेंट, पीजीडब्ल्यू। इसीलिए जो सेकंड हाफ है ना, जिसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उसे लौह चित्रित धूसर मृदभांड काल की भी संज्ञा दी जाती है। लौह चित्रित धूसर मृदभांड काल लिटर वैदिक पीरियड को बोलते हैं और ये ऋग्वैदिक। तो ये तो हो गया एक पक्ष स्रोतों का कि कैसे अध्ययन, आर्यों का कैसे अध्ययन किया गया है। इसके अलावा अगर हम साहित्य देखें, सिर्फ साहित्य देखें, साहित्य वो भी स्रोत के रूप में, फिलहाल स्रोत के रूप में, तो अगर हम फिर से पीछे जाएं 16वीं 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और यहां से आए हम आगे और फिर 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, फर्स्ट हाफ, जिसे हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक काल। सिर्फ साहित्य, इस बार पुरातत्व हमने अभी डिस्कस किया, इसमें हम पुरातत्व नहीं लेने जा रहे हैं, ठीक है। साहित्य को देखिएगा तो इस काल में एकमात्र रचना हुई है ऋग्वेद की, तो ऋग वैदिक संहिता, ठीक है। और वो कहां पे है, वो कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया है, वो ज्योग्राफिकल एरिया है, आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा, सप्त सैंधव प्रदेश, वही क्षेत्र जो हड़प्पा वालों का था मुख्य रूप से। अब लेकिन जब तक ये लोग हैं उस क्षेत्र में, तब तक हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन को छोड़ा जा चुका था, खाली किया जा चुका था। तो ऋग्वैदिक संहिता, तो ऋग्वेद की बड़ा महत्वपूर्ण, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई है भारतीय उपमहाद्वीप के? ऋग्वेद की रचना हुई है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पश्चिमोत्तर भाग में हुई है ना ये। और यहां से आगे जब हम बढ़ते हैं तो अभी अन्य, ये किधर बढ़ेंगे, नगरीय जीवन की ओर। एक मिनट, कलर वही रखते हैं, येलो, इधर की तरफ ऋग्वैदिक सभ्यता या नगरीय जीवन, नगरीय जीवन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की तरफ जब हम आगे जा रहे हैं तो यहां पर ये जो काल है इससे उत्तर वैदिक काल या लौह चित्रित धूसर मृदभांड काल भी बोला गया है। अब इस काल में जो साहित्यिक स्रोत हैं हमारे पास, वो फुल ढेर सारा साहित्य है और सब संकलित है पुरोहितों के, ऋषि मुनियों के, हमारे उनके दिमाग में सब कुछ संकलित था। बाद में चल करके धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल के बाद के वर्षों में वो पूरा जो साहित्य है, वैदिक साहित्य, वो ताड़ के पत्तों पे लिखा जाना शुरू किया गया, लेकिन ब्राह्मी लिपि के आविष्कार के बाद, इन्वेंशन के बाद, ठीक है। तो इस काल में देखिए हमारे पास यजुर्वेद है, यहां पे नहीं, यहां पे यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ करने के विधि विधान है, अर्थात नियम, यज्ञ करने के नियम मुख्य रूप से। और यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। वो ये मुख्य रूप से यज्ञ करने से संबंधित है। और उसके बाद फिर कालक्रमानुसार में ऋग्वेद के बाद, ध्यान रखिएगा, कालक्रम में, क्रोनोलॉजी में ऋग्वेद के बाद सामवेद नहीं है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है और यजुर्वेद के बाद सामवेद है, ठीक है ना। और सामवेद क्या है, मजेदार बात है, देखिए बड़ा ध्यान रखिएगा, सामवेद वास्तव में ऋग्वेद का संगीतमय रूप है।
जब ऋग्वेद के मंत्रों को गाया जाने लगा तो उसी को सामवेद कहा गया। और सामवेद के जितने भी मंत्र हैं 75 मंत्रों को छोड़ करके वो जो कि एडेड हैं, बाकी सारे के सारे सामवेद के मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो वास्तव में सामवेद ये ऋग्वेद का संगीतबद्ध रूप है, संगीतमय रूप है। और ऋषि अथर्व के द्वारा, अथर्व वेद बोलते हैं ना, अथर्व ऋषि का ही संकलित किया हुआ है ना, इसलिए बोलते हैं। तो अथर्व वेद में कई बहुत सारी चीजें हैं, इसमें तंत्र मंत्र भी है, जादू टोना भी है, इसमें भूत पिशाच भी है, औषधियों के विषय में भी बताया गया है कि हड्डी टूट जाए और बहुत दर्द हो तो कौन से पौधे का, रोहिणी पौधे का लेप लगाया जाए तो दर्द निवारक होता है, उससे दर्द में बहुत राहत मिलती है। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यहां पर ये भी है हमारे पास। इसके अलावा अन्य साहित्य भी है। प्लस जैसे देखिए यज्ञों से संबंधित ब्राह्मण साहित्य, जीवात्मा, परमात्मा, मोक्ष, जगत वगैरह वगैरह जैसे जटिल विचार और उनके तार्किक, जटिल प्रश्न और उनके तार्किक उत्तर जो प्रारंभ हो रहे हैं साहित्य, वो आरण्यक साहित्य है, आरण्यक साहित्य। ठीक है। और फिर आरण्यक साहित्य का चरम सीमा जो विचारों की पराकाष्ठा जिसको हम कहते हैं वो है उपनिषदीय, उपनिषदीय साहित्य। ठीक है, उपनिषदीय साहित्य है। तो यहां पर हमारे पास एबंडेंस ऑफ सोर्सेज हैं, ना केवल पुरातात्विक बल्कि साहित्यिक स्रोत भी हमारे पास भर भर के हैं। तो इस काल के इतिहास का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन करना कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन यहां पर डिफिकल्ट था ऋग्वैदिक काल का, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक स्रोत है, और वो भी एक ही है, ऋग्वेद। और दूसरे काल में हमारे पास यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण साहित्य जो यज्ञ पे बहुत ज्यादा जोर देता है, और आरण्यक साहित्य जो विचारों पर जोर देता है, और ये आध्यात्मिक विचार, दार्शनिक विचार, और ये विचारों की उपनिषद, विचारों की पराकाष्ठा, ये वास्तव में वेदों का निष्कर्ष, निचोड़ है। उपनिषद वेदों का निचोड़ है, उपनिषद। और इधर कई सारे स्थल भी हैं। यहां के लिए तो हमारे पास अब बहुत सारे स्थल भी थे ना, जैसे अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में लिखा था अतरंजी खेड़ा का उत्खनन, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, नो, और एकदम हाल फिलहाल में बागपत में, वेस्टर्न यूपी में सुनौली। यहां से जो एक्सकवेटेड साइट है ना, उत्खनन से। और ये आप तो पता ही होगा, हस्तिनापुर में ही तो कौरव पांडव है ना, हस्तिनापुर ये उनका मेन एरिया है, हस्तिनापुर। तो वही हस्तिनापुर का उत्खनन जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार था कि ये वो साइट्स हैं, ये वो है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का एक क्षेत्र इंद्रप्रस्थ, जहां युधिष्ठिर और अन्य पांडव भाई, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती माता, बाकी सारे लोग, ये सब लोग यहां पर इन क्षेत्रों में रहा करते थे। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर जानकारी लगती है मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, खास तौर पे कि हम उनके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, जहां हम बचपन से जब सब कुछ सुनते आए हैं कि जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत थी, वो जो टीवी सीरियल आता था उसको हम देखा करते थे अपने बालकाल में, और वो पूरा शहर जैसे लगता था कि एकदम ठप पड़ गया हो, एकदम सन्नाटा हो जाता था, जैसे लगता था कि पूरा भारत ठहर गया। महाभारत, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत, और वो शुरू होता था टीवी सीरियल मैं समय हूं, और बड़ा अच्छा लगता था, और लोग एकदम ऐसे हाथ जोड़ करके हम लोग बचपन में देखा करते थे, अद्भुत लगता था। टीवी और मोहल्ले में एक आध तो टीवी होती थी किसी के यहाँ, और वहीं पे पूरा मोहल्ला जुड़ जाता था, और चप्पल उप्पल बाहर में उतार के सब। तो उनके जिनके बारे में हम बचपन से टीवी सीरियल में या ऐसे बहुत सारे लोग जो बड़े बूढ़े लोग बताते रहे, सब उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया लगता है कि जो बातें हम बचपन से जान रहे हैं, सुनी सुनाई बहुत सारी इधर उधर से बातें, उसको हम व्यवस्थित और संगठित तरीके से
वैज्ञानिक तरीके से पढ़ रहे होते हैं इतिहास में, तो बड़ा अच्छा फील देता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है, चलिए, तो वेद, इनका जो साहित्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिएगा जरा, ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ जहां पे हो रहा है, ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ, वहां पे हमें मिल रहा है वेद। वेदों में सभी, हमारे लिए तो सभी महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद विशेष तौर पे अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वेद, ऋग्वैदिक काल, वेद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वेद तो मुख्य रूप से मंत्रों का भाग है ना, मंत्रों वाला भाग है इनके साहित्य का, मंत्रों वाला भाग। वेद के बाद जो साहित्य आता है वो कहलाता है ब्राह्मण साहित्य। तो जो ब्राह्मण लोग नहीं, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में यज्ञों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, अत्यधिक, यज्ञों पर अत्यधिक जोर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद यज्ञ से थोड़ा सा मोहभंग लगा इन्हें, क्योंकि यज्ञ से जीवन की हर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हें लगता था। और फिर आरण्यक साहित्य की रचना होती है। आरण्यक साहित्य, अरण्य मतलब फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है। तो अगर विचारों, जब विचारों पर, तो जैसे दार्शनिक अब ये धीरे धीरे करके यज्ञ कम कर रहे हैं और दार्शनिक विचारों पर जोर देना प्रारंभ कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या क्या होता है कि मर जाते हैं लोग, शरीर के अंदर क्या होता है, क्या वो आत्मा होती है, अगर मेरे शरीर में आत्मा है तो फिर वो कहां से आई है, क्या वो ब्रह्म आत्मा का अंश है, और अगर मेरे मेरे अंदर की जीवात्मा ब्रह्मात्मा का अंश है तो दोनों के मध्य का संबंध क्या है, क्या मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, क्या मैं ही तुम हूं, ऐसे बहुत सारे विचार, और उन विचारों का ऐसे जटिल प्रश्न और उन प्रश्नों के थोड़ी तार्किक व्याख्या, दार्शनिक विचारों पर जोर, वो साहित्य आरण्यक साहित्य कहला रहा है, जंगल बुक्स भी बोला गया इन्हें। और फिर इन्हीं का चरमोत्कर्ष, जब विचारों का, दार्शनिक विचारों का चरमोत्कर्ष होता है, और ये वैसे भी बहुत ज्यादा तार्किक हैं, लॉजिकल हैं बहुत ज्यादा, और इन्हीं का जो चरम सीमा पे जाता है जब विचार, तो वो कहला रहे हैं उपनिषदीय साहित्य। उपनिषदीय साहित्य, और उपनिषदीय साहित्य में बड़े जटिल प्रश्न और उनके तार्किक उत्तर, जीवात्मा, ब्रह्मात्मा, जगत, मोक्ष जैसे जटिल विषयों पर बहुत ही जबरदस्त तार्किक चर्चाएं की गई हैं। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऋग्वेद ये 16वीं 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, और ये 7वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व पे आता है। ठीक है, तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें से ऋग्वैदिक काल का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है ऋग्वेद, और बाकी जितना साहित्य है ये सब कुछ, ये उत्तर वैदिक काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी जानकारी के लिए तो है ही है ये। ठीक है, उपनिषदीय साहित्य, ये उपनिषद जो है ना, ये वेदों का निष्कर्ष, वेदों का, उपनिषद वेदों का निचोड़ है, वेदों का निष्कर्ष है, कंक्लूसिव पार्ट है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत साहित्य यानी कि वेदों का खात्मा नहीं, वेदों का अंत नहीं। वेदांत का मतलब वेदों का अंत नहीं होता है, वेदांत का मतलब होता है वेदों का निचोड़, वेदों का निष्कर्ष, कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास इसको बोलते हैं हम लोग, कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास। ठीक है,
फिर आते हैं, देखिए, वेदों पर। ठीक है, तो वेद जिसमें से 4 हैं, ऋक, यजुष, साम और अथर्व। और अगर इनमें भी हम देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जहां तक मुझे लगता है वो ऋग्वेद है। ऋक धन वेद, ऋग संधि करने पे ऋग आधा ग हो जाता है, ऋग्वेद हो जाएगा। तो ऋग्वेद क्या है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि ये मंत्रों का संकलन है, मंत्रों का संग्रह है। ठीक है ना, और मंत्र देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनका आह्वान करने के लिए बनाए रचे जाते थे ऋग्वैदिक ऋषियों मुनियों के द्वारा। जैसे जैसे विश्वामित्र, वामदेवा, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्वा, अंगीरा ऋषि, ये लोग ऋषि मुनि, ये लोग मंत्र रचा करते थे और इनके परिवार के सदस्यगण भी मंत्र रचा करते थे, पीढ़ियां। तो ऋग्वेद में मूल रूप से 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग हैं ऋग्वैदिक संहिता के। शाकल संहिता, शाकल संहिता, वाष्कल संहिता और बालखिल्य संहिता। शाकल, वास्कल, बालखिल्य। तो जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण शाकल संहिता है, क्योंकि शाकल संहिता में ही 1017 सूक्त हैं। सूक्त, सूक्त अर्थात मंत्रों का संग्रह। और वाष्कल के विषय में हमारे पास जानकारी नहीं है ऐतिहासिक स्रोतों में। और बालखिल्य में 11 सूक्त है, यानी कि प्रार्थनाएं 11 हैं। और अगर इन दोनों को मिला देंगे तो 1000, 17, 10, 27 और 28, 1028 सूक्त हैं। और 1028 सूक्त में कई हजार मंत्र आते हैं, इसमें कई हजार मंत्र हैं। तो सूक्त बड़ा यूनिट है और सूक्त में फिर सैकड़ों हजारों मंत्र होते हैं। ठीक है ना, मंत्र, और 10,000 से भी ज्यादा मंत्र हैं। ठीक है, और 10 भाग हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद के 10 भाग हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें से दूसरे से लेकर के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इतने भाग, 6 मंडल। तो ये जो मंत्र है ना, ये मंडल में, फिर इसमें 10 मंडलों में संकलित है। 10 मंडल, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में जो दूसरा है, दूसरा मंडल, वो गृहत ऋषि व उनके वंशजों ने रचा है, गृहत। तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र व उनके वंशज। चौथा गृहसमद, विश्वामित्र, वामदेव। पांचवा अत्रि। छठा भारद्वाज। सातवां वशिष्ठ। गृहसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये और उनके वंशज लोग। क्योंकि वंशज लोगों ने भी इसमें मंत्रों का योगदान दिया है, तो ये ऋग्वेद के जो 6 मंडल हो गए ना, बुक्स, 10 में से 6, 60%, ये सब ये कहलाते हैं गोत्र। गोत्र मतलब एक ही पूर्वज की संतान। गोत्र मंडल कहा गया इन्हें, गोत्र मंडल। और 8वां जो है वो स्वतंत्र रूप से कण्व व अंगीरा ऋषियों ने, उनके वंशज ने, बस कण्व और अंगीरा ने, इन्होंने कंपाइल कर दिया। 9वां मंडल सोम देवता को अच्छा खासा समर्पित है। ठीक है, 9वां मंडल सोम देवता को है। और बाकी बाद में एडेड है, उत्तर वैदिक काल में एडेड है। पहला 9वां और 10वां,
उत्तर वैदिक काल में ऐड किया गया है। ठीक है ना, काल वो पहला दूसरे पे कंफ्यूज मत करिएगा, वो इतिहासकार लोग नंबरिंग कर देते हैं। आप इसको ऐसे मत याद करिएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो सिर्फ ऐसे है। गृह समद उनके वंशज विश्वामित्र वामदेवा अत्रि बाधव वशिष्ठ, आठवां कड़वा और अंगिरा, नवां सोम देवता को समर्पित। और बड़ी मजेदार बात है कि जो रुद्र मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र वो सातवें वशिष्ठ एवं उनके वंशज, और जो गायत्री मंत्र है वो यहाँ पे तीसरे में है ना, विश्वामित्र गायत्री मंत्र बहुत फेमस विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र और वशिष्ठ ऋषि वाले फैमिली में इसमें गोत्र में रुद्र मंत्र। शिक्षा सूक्त भी सातवें में है। तो ऐसे करके इसके डिटेल्स हैं। यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञ संपादित करने के यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। यज्ञ कैसे संपादित किया जाए, अग्नि कुंड कैसे बनाया जाए, अग्नि कुंड का हाइट कितना होगा, उसके साइड वॉल्स कॉनकेव होंगे कि कॉन्वेक्स होंगे, कॉनकेव कन्वेक्स, अवतल और कॉनकेव, कॉन्वेक्स हो गया उत्तल और कॉनकेव हो गया अवतल। ठीक है ना, यज्ञों के विधि विधान, और इसके दो पार्ट हैं, कृष्ण भाग और शुक्ल भाग। और भी भाग है, शुक्ल भाग, शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह शाखा है, वो सारी जानकारियां हैं। लेकिन सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से हम वैसे भी काफी विस्तार में जा रहे हैं इस वक्त, तो इससे ज्यादा विस्तार में जाना उचित नहीं होगा। तो ऋक यजुष, और फिर तीसरा भाग होता है वो है साम। ठीक है ना, सामवेद ऋग्वेद का ही मुख्य रूप से ऋग्वेद का संगीतमय रूप है ना, ऋग्वेद का संगीतमय रूप है। और इसमें तीन शाखाएं, इसमें भी तीन शाखाएं, तीन भाग है, कौथुमीय, जैमिनीय, राणायनीय। ठीक है, रहने देते हैं, इतना बहुत है। ठीक है, इससे ज्यादा यूपीएससी नहीं जाना है। और इसके बाद अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में थोड़ा सा ना अनार्य प्रभाव है, आर्यों का नहीं, मतलब आर्यों का ही है, ऐसा नहीं कि आर्यों का नहीं है। अथर्व ऋषि आर्य ही है, अथर्व ऋषि ने ही कंपाइलेशन किया। तो लेकिन इसमें ना कुछ बहुत सारे प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीजें अनार्यों की सम्मिलित कर ली उन्होंने, तो इसी वजह से इसे ज्यादा पवित्र नहीं माना गया है। ठीक है, कम पवित्र माना गया बाकी तीनों की तुलना में। तो अभी यहां पे देखिए ना कि ऋक, यजुष और साम, इन तीन को एक साथ वेद त्रयी कहा गया है। तीन वेद एक साथ, वेद त्रयी, या सिंपली रिफर टू एज त्रयी। ये प्रश्न आया भी हुआ है यूपीएससी में, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आर्यन से ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं। ये हो गया, श्रुतों पे बातचीत हो गई। ठीक है, ऋग्वेद, साम, यजुर, अथर्ववेद। और भौगोलिक क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिया, ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश, और उत्तर वैदिक काल में आर्यावर्त गंगा घाटी की तरफ इनका मूवमेंट हुआ है, इनका माइग्रेशन हुआ है। और एक और है कि आर्यजन एक बड़ा विवादित, यहां पर विवादित है, काफी विवादित है, मतलब डिबेटेबल, बहुत तगड़ा डिबेटेबल बात है कि आर्यजन मूल रूप से कहां के निवासी थे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन एक हो जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास, जो प्राचीन इतिहास वाली पुरानी टेक्स्ट बुक है ना, प्रोफेसर रामशरण शर्मा वाली, तो उन्होंने आर्यों वाले चैप्टर में ये बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया था, जो कि अब एक्सेप्टेबल नहीं है फिलहाल, तो बहुत ज्यादा विवादित हो चुका, डिबेटेबल है। उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से निष्कर्ष दे दिया था कि आर्यजन मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी थे, जिसे चैलेंज किया जा रहा है अच्छा खासा। ये इतना आसान नहीं है आर्यंस के माइग्रेशन की थ्योरी सेटल करना। दो चीज अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। आर्यों का आक्रमण और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पूरी तरह से रिजेक्टेड है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। कोई आर्यों का आक्रमण कतई कहीं नहीं हुआ है। और हां, इस पे डिबेट है कि आर्यों का माइग्रेशन, अटैक नहीं, माइग्रेशन, प्रवास, क्या मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों से होते हुए वो भारत की तरफ आए हैं, या शायद भारत से बाहर की तरफ निकले हैं। ये बहुत डिबेटेबल है।
जबरदस्त डिबेट है। लेकिन प्रोफेसर आर एस शर्मा ने अपने एनसीईआरटी में पुरानी वाली वो पूरा कंक्लूड कर दिया, एकदम से सीधे कंक्लूजन दे दिया था कि आर्यजन मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी। ठीक है, लेकिन वो एक प्रभावी मत है, पूर्णतया स्वीकार्य मत नहीं माना जाता है, प्रभावी मत माना गया है कि इनका मूल निवास स्थान व पहचान क्या है। ठीक है, प्रारंभिक कार्यों का मूल निवास स्थान व पहचान। ठीक है, तो आर्यों के विषय में यह पता चलता है कि ये लोग आर्यजन एक भाषाई समूह थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। ठीक है, ये एथनिक नहीं थे, भाषाई बोला गया, ये लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे। और जहां पर भी ये रहा करते थे, बोला जा रहा है कि ये लोग जो भी भाषा बोलते थे उसे नाम दे दिया गया है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज या भारोपीय भाषा, भारोपीय भाषा। और ये बताया जा रहा है, एक्चुअली मैक्स मूलर जर्मन प्रोफेसर थे इंडोलॉजी के, भारतीय प्राचीन भारत के अध्ययन का, तो मैक्स म्यूलर थे। तो मैक्स मूलर ने, जर्मन प्रोफेसर ऑफ इंडोलॉजी, इन्होंने किताब लिखी द आर्यंस, और उन्होंने बोला कि आर्यंस लिंग्विस्टिक ग्रुप थे भाषा के स्तर पे, और नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस और यूरोपियन लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा समानता है। फादर, फैटर, फुटर, पितृ, मदर, मैटर, मुटर, मात्र, इस तरह की फोनेटिक ध्वनि संबंधी साम्यताएं निकाली गई हैं। ठीक है, फोनेटिक सिमिलैरिटीज, फोनेटिक सिमिलैरिटीज निकाल करके ये बताने की कोशिश की मैक्स मूलर ने, जर्मन प्रोफेसर ऑफ इंडोलॉजी ने, कि उत्तरी भारत की भाषाएं और यूरोप की अधिकांश भाषाएं हंगेरियन, टर्किश, बॉस्क और स्पेनिश को छोड़ करके, हंगेरियन, टर्किश, बॉस्क जैसी भाषाओं को छोड़ करके यूरोप की अन्य सभी भाषाएं, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, पॉलिश, वो सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के ही ग्रुप के हैं, वो सब का सब। और उत्तर भारत की भाषाएं इंक्लूडिंग संस्कृत, वो सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का। हम साउथ इंडिया के 4 लैंग्वेजेस को छोड़ दे रहे हैं, इसमें वो शामिल नहीं है इस ग्रुप में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो एक तो ये कि ये लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। और जो प्रभावी मत है वो ये है कि 2200 ईसा पूर्व के आसपास जब ये लोग, या ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना, बस चर्चा कर रहे हैं हम, इस पर डिबेट कर रहे हैं, मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी। और ये इसलिए भी कि ये लोग घोड़े का प्रयोग करते थे, और घोड़े जो है ना वो भारत के मूल नहीं है, क्योंकि भारत की मुख्य रूप से जो जलवायु है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, हॉट एंड ह्यूमिड, उष्ण एवं आर्द्र, और उष्ण एवं आर्द्र जलवायु घोड़े के लिए जलवायु मुफीद नहीं होती, सुटेबल नहीं होती है। तो इस आधार पे भी ये निष्कर्ष बताया जा रहा है कि चूंकि ये लोग बड़ी संख्या में घोड़े रखते थे और घोड़ों का इस्तेमाल रथ को खींचने में करते थे, तो ये लोग मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों से ही घोड़े लेकर के चल रहे हैं, ऐसा एक मत दिया गया, स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी। और यहां से इनकी एक शाखा पहुंच गई धीरे धीरे करके यूरोप की तरफ निकली, दूसरी शाखा इनकी निकली है टर्की जिसको बोलते थे, अब तुर्की लास्ट ईयर से कहा जा रहा है, पिछले 1 साल से। और एक शाखा इनकी ईरान की तरफ निकली। और कुछ आर्य, ऐसा एक मत दिया गया है, पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है, डोमिनेंट व्यू है, प्रभावी मत है ईरान, और कुछ यहीं पे ईरान में रुक गए। तो ईरान में जो आर्यंस रुक गए ना, वो उनको बोला गया ईरानियन आर्यंस, ईरानी आर्य, ईरानियन आर्यंस। और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं बाकी बचे हुए, और वो पूर्वी अफगानिस्तान, फिर वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मेरठ की ओर आगे बढ़े। वो ये फ्लो बताया गया है।
लेकिन ये भी हो सकता है कि उल्टा हो, हम ये डिबेटेबल, बहुत तगड़ा डिबेट है आर्यंस माइग्रेशन, अटैक नहीं माइग्रेशन पे, लेकिन हम अभी यही मत लेकर के चल रहे हैं, है ना, कि ये इस तरफ आए गए हैं और ईरानी आर्य, और ये लोग हैं जिन्हें जो भारत में इंडो आर्य, ठीक है, इंडो आर्य, ईरानी आर्य और इंडो आर्य। ईरानी आर्यों की पुस्तक है जेंद अवेस्ता और इनकी पुस्तक है ऋग्वेद, इंडो आर्यंस की ऋग्वेद, जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद। और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत ज्यादा फोनेटिक ध्वनि संबंधी साम्यता है, ध्वनि संबंधी साम्यता, और 300 से भी ज्यादा ध्वनि संबंधी साम्यता है ईरानियन आर्यंस और इंडो आर्यंस के बीच में। और मजे की बात तो यह है कि एक ईरानी आर्य राजा अपने 4 देवताओं का आह्वान कर रहा है, और वो 4 देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और इधर इंडो आर्यंस के भी वही देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो इनके देवता तो कॉमन है, अगर देवता कॉमन है तो इसका मतलब है कि इनके पूर्वज कॉमन है, पूर्वज कॉमन है इनके। तो इस हिसाब से ईरानी आर्य और इंडो आर्य भाई भाई हो गए, ईरानी ये ब्रदर्स हो गए, क्लोजली निटेड, ठीक है। ये इनके इन दोनों के पूर्वज एक ही हैं। अब ये चाहे मध्य एशिया से इधर की तरफ मूव कराइए, चाहे इधर से मध्य एशिया की तरफ मूव कराइए, वन थिंग इज कंप्लीटली क्लियर हियर दैट इंडो आर्यंस एंड इरानियन आर्यंस आर सेम, दे आर द ब्रदर्स। ये तो ये एकदम ठोस निष्कर्ष है। बाकी इस माइग्रेशन को साबित करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया कि ये पैटर्न, और इसके लिए बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध कराए गए कि हित्ताइत एडिक्ट है अभिलेख, साइट मित्तनी और बोगचकोई अभिलेख। हित्ताइत के साइट मित्तनी और बोगचकोई अभिलेखों का अध्ययन करने से पता चलता है कि ये माइग्रेशन पैटर्न रहा है, यह इधर से इधर की तरफ ये माइग्रेशन पैटर्न रहा है। और बोगचकोई अभिलेख में ही ये 1, 2, 3 और 4 चौथा बोगचकोई अभिलेख में ही एक, ये बोगचकोई जगह का नाम है, ईरान और सीरिया के बॉर्डर पे, ईरान और सीरिया के बॉर्डर पे बोगचकोई, यहां से एक अभिलेख मिल रहा है जिसमें एक ईरानी राजा किसी दूसरे से संधि करता है, ट्रीटी करता है, और वो ट्रीटी के गवाह के तौर पे वो अपने 4 देवताओं का आह्वान करता है। मतलब इसको आम बोलचाल में समझ लीजिए कि अपने देवताओं की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं संधि की शर्तों का उल्लंघन नहीं करूंगा, तोड़ूंगा नहीं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो बोगचकोई अभिलेख में इंदारा, मित्राज, वरुणाज, नासातियाज ऐसे करके लिखा हुआ है, मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का आह्वान किया गया है। और यही देवता इंडो आर्यंस के भी हैं और यही देवता ईरानियन आर्यंस के भी हैं, यानी कि इंडो आर्यंस और ईरानियन आर्यंस तो भाई भाई हैं, ये तो पता चल गया हमें। और ये माइग्रेशन पैटर्न, इस माइग्रेशन पैटर्न को साबित करने में जेनेटिक्स का भी अभी रोल लाया गया है, इंक्लूड किया गया है। और अभी 7-8 साल पुराना एक रिसर्च है यूके, यूनाइटेड किंगडम के हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिसिस्ट थे, एक पूरा पैनल था आनुवंशिक विदों का, और उनका नेतृत्व कर रहे थे प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स। तो प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स ने पुरुषों के वाई क्रोमोसोम पे, उधर वाले यूरोप से कुछ पुरुषों के सैंपल्स लिए, मध्य एशिया से लिए, तुर्की से लिए, और उत्तरी भारत के लोगों के सैंपल्स लिए गए। और वो उन्होंने वाई क्रोमोसोम पे एक जीन होता है R1A, तो वाई क्रोमोसोम के, इस पे हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकते हैं सामान्य अध्ययन में, ठीक है ना। तो R1 पुरुषों के वाई क्रोमोसोम के R1A जीन का कैसे डिस्पर्सल हुआ है, फैलाव हुआ है, उस पर रिसर्च किया प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स ने। और उन्होंने अपने जेनेटिक रिसर्च में यह बताया कि जो वाई क्रोमोसोम पे R1A जीन है, उसका प्रसार वास्तव में मध्य एशिया से ही यूरोप और उत्तरी भारत की तरफ हुआ है। यद्यपि कि अभी भारत में विद्वानों के, जेनेटिसिस्ट के एक दल ने, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में, वहां पे एक रिसर्च वर्क चल रहा है, और वो लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या
एक्सेप्ट किया जा सकता है या इसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं? तो प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स के रिसर्च वर्क को अभी चैलेंज किया गया है और कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं, जैसे कि प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स का सैंपल साइज बहुत छोटा है और भारत की विविधता बहुत अधिक है। भारत में बहुत सारे लोग विदेशों से बाहर से आए, समय समय पर आते रहे, तो उतना सटीक उनका निष्कर्ष हो सकता है, कितना सटीक या कितना नहीं, इस पर भी अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी अभी पूरी तरीके से 100% सेटल्ड नहीं है, पूरी तरह से सेटल नहीं है। हम अभी भी किसी भी ठोस निष्कर्ष पे पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं। यह जबरदस्त डिबेट है, एकेडमिक्स के लिए है। सामान्य धन में इतना बहुत है ना, डिबेट्स एंड डिस्कशन हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे फिर आगे। तो यूपीएससी इतना तो नहीं जाएगा रिसर्च वर्क में, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो लेकिन जो भी है कि ऋग्वेद में एक चीज तो बता रहे हैं ये लोग कि सप्त सैंधव प्रदेश में रहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश में रहते हैं, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये जैसे ये है ना, ये इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, है ना। और जो दूसरी नदी वही वही सेम और हड़प्पा वाला क्षेत्र ही तो है ना, ये घग्गर, हाकरा या सरस्वती, घग्गर, हाकरा या सरस्वती, इसी को ऋग्वेद में क्या बोला, सप्त सैंधव प्रदेश। और उत्तर वैदिक काल में गंगा रिवर सिस्टम की तरफ, और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में चले जाएंगे। तो ऋग्वेद में ना ये लोग बता रहे हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश में रहते क्या, माइग्रेट करते थे। और ऋग्वेद में कई नदियों का उल्लेख है, जैसे ऋग्वेद में सिंधु, जिसको हम सिंधु ही कहते हैं, शतुद्री सतलज कह रहे हैं, विपासा ब्यास, परुष्णी रावी है, अशिकनी चिनाव, वितस्ता झेलम, और अफगानिस्तान की 2 नदियां क्रूमू, जिसे हम कुर्रम कह रहे हैं, और गोमल जिससे अब जो अफगानिस्तान की, लखनऊ वाली गोमती नदी नहीं, अफगानिस्तान की गोमती नदी, गोमल, ठीक है। तो नदियां तो ये 10-11 जान रहे हैं, लेकिन मुख्य क्षेत्र जहां पे ये प्रवास कर रहे हैं ना, वो सप्त सैंधव प्रदेश ऋग्वैदिक में। और ऋग्वैदिक काल में प्रारंभिक आर्यजन ना, ये जनजाति लोग हैं, ट्राइबल्स है। और मैंने आपको बोला कि ऋग्वेद में आर्यों के, प्रारंभिक आर्यों के 30 कबीलों का हमें जिक्र या हमें उल्लेख मिलता है, 30 ट्राइब्स, जैसे अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु, तुर्वस, ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है, आर्यों के कबीलों के नाम है, ठीक है। और ये लोग पैस्टोरल और नोमैडिक हैं, पशुचारी हैं, पशुचारी, इसीलिए तो पशुपालन कर रहे हैं ना, पशुचारी हैं, तो लगातार 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीनों पे एक जगह से दूसरी जगह घास के नए नए मैदानों की तलाश में शिफ्ट कर जाते थे ना, ये आगे बढ़ जाते थे। तो पशुचारी, और मुख्य रूप से गाय आजीविका के लिए वह घोड़े पाल रहे हैं रथ खींचने के लिए। यहां बड़ी मजेदार बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता किसी भी कीमत पर अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा के स्थलों से हमें एक्सेप्शनल केस में एक आध जगह से घोड़ा या गधे का, वो एक है ना, वो सुरकोतड़ा एक जगह हुआ करता था हड़प्पा में, सुरकोतड़ा, तो वहां से ये एक मैंडेबल और दांत वांत कुछ लोअर जॉ, ये लोअर जॉ होता है ना, इसको मैंडेबल बोलते हैं, ये तो मैक्सिला है, ये मैंडेबल है, तो एक मैंडेबल मिला सुरकोतड़ा से। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पे घोड़ों का उपयोग या प्रयोग किया करते थे, और नहीं कर रहे हैं वो। तो हड़प्पा सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, लेकिन आर्यों की जो संस्कृति और सभ्यता है ना, वो हॉर्स सेंट्रिक है, अश्व केंद्रित है। और आजीविका के लिए गाय,
और चूंकि जनजाति लोग हैं, शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होगा। और कृषि के नाम पे कुछ खास नहीं है, कृषि के नाम पे बहुत कुछ कर लेंगे तो ये 2-2.5 महीने में जो फसल हो जाती है वही उगाएंगे, जैसे कि यव या जौ। संस्कृत में इनका, संस्कृत इनका लैंग्वेज है ना, यव, इसे यव कह रहे हैं। तो खेती कृषि इनका द्वितीयक व्यवसाय, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, और एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग वाज देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है इनके जीवन में वो गाय है, और गायों पे ही इनकी पूरी की पूरी आजीविका ही चल रही है, इसके परे है ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो गाय और घोड़े। गाय, अब देखिए जैसे समय का मापन, सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, इसमें हम करते हैं, ईयर्स में करते हैं। लेकिन यहां पे समय का मापन, जैसे अर्ली मॉर्निंग है, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, तो उसको कह रहे हैं समगवा। समगवा मतलब जैसे सुबह सुबह, अब सुबह हुआ, हल्का सा रोशनी हुई, सूर्य देवता प्रकट होने लगे, उनकी रोशनी लालिमा फैल गई, तो हमने गायों के बाड़े, हमने मतलब उन लोगों ने गायों के बाड़े खोल दिए और गाय गई घास चरने। इसी को कह रहे हैं अर्ली मॉर्निंग को समगवा। और जब शाम हो जाएगा, सांझ ढलेगी, अंधेरा होने लगेगा, गाय वापस घास वास दिन भर खा पी के आराम करके फुल एकदम मस्ती अपने गांव में, अपने बाड़े में वापस लौटेंगी। गांव नहीं, अभी तो जनजाति हैं लोग, बाड़े में वापस लौटेंगी। और फिर उसको बोल रहे हैं कि अच्छा गाय वापस आ रही है, तो जल्दी 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 भैया अंधेरा हो रहा है, जल्दी चलो बाड़े में। तो गाय तेजी से बाड़े में आएंगी, तो उनके पैरों से, खुर से धूल उड़ती है। तो गायों के आने से जो धूल उड़ रही है, तो लेट इन द इवनिंग उसको कह रहे हैं गोधूली, गोधूली बेला। गोधूली, बनारस में कभी जाइएगा घूमने तो दशाश्वमेध घाट के पहले एक चौराहा पड़ता है, उसको गोदौलिया कहते हैं, गोदौलिया चौराहा। अगर बनारस के होंगे आप में से कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बनारसी आदमी गोदौलिया ना जाने, ठीक है ना। मेरा तो बचपन ही कटा बनारस में, है ना। तो गोदौलिया, गोदौलिया, गोधूलिया से बिगड़ के गोदौलिया हुआ है, ठीक है। और गव्यूति और गोचर्म, गव्यूति और गोचर्म जैसे शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं, जो गायों की महत्ता को स्पष्ट रूप से बताते हैं, जैसे कि दूरी का मापन, क्षेत्र या दूरी का मापन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 1 फुट, 1 कदम चले तो 1 फुट, 2 कदम चले तो 2 फीट, 3 कदम चले तो 3 फीट। उसी तरह से गायों का 1 कदम तो उनका 1 फीट गव्यूति। या फिर गाय का जितना चमड़ा चमड़ा होता है, गाय का चमड़ा, मान लीजिए गाय का चमड़ा हमारे 6 फीट का है, तो एक गव्यूति कितना हो गया, 6 फीट के बराबर हो गया। तो गव्यूति और गोचरमा ये क्षेत्र का मापन, समगवा और गोधूली समय का मापन। और फिर ऋग्वेद में जो आदिवासी या जनजातीय कबीले का जो मुखिया होता था, उसको राजन्या या फिर गोप्ता जनस से कहा जाता था। गौ से, गौप्ता जनस से, यानी कि गायों का रखवाला, प्रोटेक्टर ऑफ द काउज। तो ऋग्वेद में हमें गाय से संबंधित बहुत शब्द मिल रहे हैं, और इसीलिए देखिए हिंदू संस्कृति में गायों की महत्ता काफी ज्यादा रही है, आज भी है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में तो बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। और जैसे देखिए जो अमीर लोग होंगे, अमीर लोग उस जमाने में 3,500 साल प्रारंभिक आर्यों में अमीर होने का मतलब पैसे से नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, धन, ये सब सिक्के विक्के नहीं है। अमीर का मतलब होता है जिसके पास 150, 200, 250 गाय होंगी, तो बहुत अमीर आदमी माना जाएगा उस जमाने में। तो गोमत, रिच पर्सन। गोधूम, गेहूं को, हालांकि उत्तर वैदिक काल का शब्द है, गोधूम, गेहूं। गविष्ठी, गायों की गिनती, गायों की गवेषणा करना। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, गविष्ठी युद्ध के लिए शब्द आया है। तो जो भी इनमें ज्यादातर युद्ध हो रहा है आपस में आर्यों में, वो गायों को लेकर के हो रहा है, क्योंकि गायों पर ही तो इनकी पूरी आजीविका निर्भर कर रही है ना। तो गायों को लेकर के अक्सर ये आपस में फाइट, रेड वेड मारा करते थे, फाइट किया करते थे। तो युद्ध के लिए जो शब्द आ रहा है वो गविष्ठी आ रहा है। पुत्री यानी मिल्चर ऑफ काउज, गाय को दुहना, गाय से दूध लेना, गाय दुहना, तो पुत्री दुहित्री कहला रही है, गाय को दोहने वाली। अतिथि को गोघन्या कहा जा रहा है, गोघन्या। गोधूली तो हमने अभी कहा था। तो अगर मेहमान आ गया, गेस्ट आ गया, तो वो गोघन्या है। तो ऐसे तमाम शब्द हैं ऋग्वेद में भरे हुए, जो गायों की महत्ता को स्पष्ट रूप से दर्शा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं। और यव, देखिए भौतिक जीवन अगर देखें तो यव या जौ, गेहूं जैसा होता है ना, यव या जौ, ये उगाते थे, क्योंकि यही एक फसल है जो जल्दी से
उग जाएगी 2-2.5 महीने में। अब देखिए ना, नवरात्रि में क्या लगाते हैं घरों में? नवरात्रि में क्या लगाते हैं? नवरात्रि में जौ ही तो लगाते हैं ना, क्योंकि 9 दिन में जौ इतना बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है। तो कृषि इनका द्वितीयक व्यवसाय है, और कृषि उपकरणों और कृषि के लिए कई शब्द आ रहे हैं ऋग्वेद में, जैसे वपा, वप फसल की बुआई करना, जौ की बुआई करना, कृष खेती करना, कृष से कृषि बना है, ऋतिक रोशन नहीं कृष वाला, कृष खेती, फाल, लांगल और सीर, ये हल के अलग अलग भाग हैं। फाल, लांगल और सीर, यानी कि हल है और थोड़ा बहुत खेती कर पा रहे हैं, ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, और अगर उपज है तो मिट्टी के बर्तन भी हैं। अब ऋग्वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन 4 प्रकार के हैं। एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन जो उत्तर वैदिक काल में ये लोग इस्तेमाल करेंगे, वो ऋग्वैदिक काल में नहीं होगा, जैसे कि PGW या पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृद भांड, वो नहीं है। तो लाल रंग के मृद भांड है, काले रंग के मृद भांड है, लाल एवं काले, लाल एवं काले मृद भांड भी है इनके पास, और ब्लैक स्लिप्ड वेयर, थोड़ा काला चमकदार हल्का सा, और ब्लैक वेयर, रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ब्लैक स्लिप्ड वेयर। ब्लैक वेयर काले बर्तन, काले मृद भांड, रेड वेयर लाल, ब्लैक एंड रेड काले एवं लाल, और काला थोड़ा सा चमकदार ब्लैक स्लिप्ड वेयर। ठीक है, ये है। और इसके अलावा लोहे के उपयोग के बारे में इन्हें कोई कतई कहीं से जानकारी नहीं है, ठीक है ना, लोहे की कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। तो और अगर हम मान भी लें कि लोहे की जानकारी होगी, तो वो उत्खनन से तो नहीं मिल रहा है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, उत्खनन से नहीं मिला है लोहा। तो जीवन इनका कुछ खास नहीं है, आर्थिक जीवन, भौतिक जीवन, साधारण भौतिक जीवन है। कबीलाई लोग हैं, 30 कबीले हैं और लगातार माइग्रेट करते जा रहे हैं। अब देखिए ऋग्वेद में क्या ना, अगर हम इनके समाज के विषय में देखें, तो इनका जो समाज है वो आर्य हैं ये लोग, और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, नोबल, कुलीन, नोबल होता है। तो ये जल्दी अनार्यों से मेलजोल, जो बाकी लोग जो आर्य नहीं है वो इनके लिए अनार्य हैं, तो अनार्यों से इनका मेलजोल नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, नहीं बढ़ रहा है। तो ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आर्यों के अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं उनके लिए प्रयोग में लाए गए हैं। जैसे दास एवं दस्यु। तो कुछ आर्यों, ऋग्वेद में बता रहे हैं ये लोग कि आर्यों के कुछ शत्रु हैं जिन्हें ये लोग नाम दे रहे हैं, ये दास और दस्यु हैं, दासाज एंड दस्यूस। और जो आर्य कबीले का राजा अनार्यों को हरा दे, वो उसने दस्युओं को, अनार्यों को त्रस्त कर दिया, परेशान कर दिया, तो उसको बोलेंगे त्रस दस्यु, त्रस दस्यु, ये त्रस दस्यु कहा जा रहा है, ठीक है। और ऋग्वेद में अनार्यों के लिए बड़े से बड़े बड़े शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अनार्यों को कहा जा रहा है वो अक्रतु हैं। अक्रतु का अर्थ ये होता है कि नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं भाई अनार्य? यज्ञ नहीं करते हैं, मंत्र नहीं पढ़ते हैं। ये तो आर्य लोग कर रहे हैं, तो ये अनार्य लोग यज्ञ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में कि ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं, और अनार्य लोग आए, दूसरे लोग आए, जिन्हें टीवी सीरियल में राक्षस बता दिया जाता है, वो में रंग वंग चेहरे पे पोत दिया जाता है और अजीब सा भद्दा दिखा दिया जाता है अनार्य। तो वो ऋषि मुनियों को परेशान करने के लिए यज्ञ की जगह पे हड्डी फेंक के भाग गए। तो फिर ऋषि मुनियों को, क्षत्रिय राजकुमारों को बुलाना पड़ता था कि भाई जरा आइए आप लोग तीर धनुष लेकर के, ये अनार्य लोग हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो अनार्य लोगों को कहा जा रहा है अक्रतु, वो यज्ञ ना करते हो। अनस, अनस का मतलब होता है चपटी नाक, यानी बिना चेहरे। बिना चेहरे का तो कोई कैसे हो सकता है ना, सामान्य सी बात है, समझने की बात है। क्या बताया जा रहा है कि जिनके नैन नक्श उतने तीखे नहीं हैं। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग खड़ी नाक वाले हैं, आर्य खड़ी नाक वाले लोग हैं, और अनार्य को कह रहे हैं चपटी नाक वाले लोग हो, ठीक है, फेसलेस, माउथलेस। और कह रहे हैं कि अनार्य लोग जो बोलते हैं ना,
वो हमारे समझ में नहीं आता, आर्यों को समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि भाषा के स्तर पे भी अलग अलग है। आर्य भाषा के स्तर पे संस्कृत कह रहे हैं, बोल रहे हैं, और अनार्य लोग प्राकृत बोल रहे हैं। तो संस्कृत तो बहुत शुद्ध रिफाइंड, और अनार्यों की भाषा प्राकृत अनरिफाइंड, अनरिफाइंड। तो मृद, ये लोग अनार्यों को, ये लोग मृदवाच हैं। मृदवाच मतलब ऐसी भाषा बोलते हैं, हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो आक्रतु, अनस, मृदवाच और शिष्णदेव, कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अनार्य लोग लिंग पूजक हैं, जबकि आर्य लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग लिंग पूजक नहीं, हम लोग मंत्र और यज्ञों के माध्यम से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका आह्वान और उनकी प्रशंसा करते हैं। तो अनार्य लिंग पूजक है। तो ये शब्द अनार्यों के लिए आ रहे हैं, जैसे अक्रतु, अव्रता, अनस, मृदवाचा, मृदवाच। ये ऋग्वेद में ही है ना, ऋग्वेद में अनार्यों के लिए प्रयोग में आए हुए शब्द हैं। अनार्य, आक्रतु, आव्रता, अनस एंड मृदवाच। ठीक है, मृदवाचा। और एक इंटरेस्टिंग बात और, ये तो आर्य आर्य अनार्य हो गया। अब आर्य लोग अपने समाज में अनार्यों को नहीं एंट्री दे रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है हमें। और जो आर्यों का समाज है वो 3 पार्ट में है। पुरोहित वर्ग ब्रह्म, फाइटर्स क्षत, और उत्पादक वर्ग विश्व। ब्रह्म, क्षत, विश्व। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो जाएंगे। ब्रह्म, क्षत, विश्व ऋग्वेद में। और ये सिस्टम, ये जो विभाजन है, ये इसको कहा जा रहा है वर्ण विभाजन, वर्ण व्यवस्था। वर्ण, तो वर्ण का मतलब रंग होता है, त्वचा का रंग, वर्ण। वर्ण, गौर वर्णी, श्याम वर्णी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। लेकिन यह विभाजन त्वचा के रंग पर नहीं है भाई। तो फिर किस पे है? व्यवसाय पे है, कर्म, बल्कि कर्म या व्यवसाय पर आधारित है। और अगर कर्म पे आधारित है, व्यवसाय पर आधारित है, और न कि, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, न कि जन्म पर, ठीक है ना, जन्म पर भी आधारित नहीं है। और अगर जन्म पे आधारित नहीं है तो फिर तो बहुत बढ़िया है। तो मूल रूप से यही था एक्चुअली। तो अगर जन्म पर आधारित नहीं है तो फिर विष आदमी भी ब्रह्म बन सकता है, और ब्रह्म क्षत बन सकता है, क्षत विष बनता है, कोई कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में वर्ण परिवर्तन कर पाना बिल्कुल संभव था। वर्ण परिवर्तन कर पाना संभव था, स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें। और वैसे भी देखिए, ये तो ब्रह्म तो पुरोहित हो गया, पुरोहित वर्ग, क्षत हो गए, योद्धा वर्ग, फाइटर्स, और विष हो गए उत्पादक, विष उत्पादक हो गए। ठीक है ना। ये ये लोग हैं कौन? ये लोग ही तो हैं जो अपने आप को क्या कह रहे हैं? आर्य। इन्हीं को हम लोग अंग्रेजी में आर्यंस बोल दिया करते हैं, आर्य हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज हो रहा है ऊपर, ये कोई भी किसी में भी चेंज हो। अब हमारे पास इसके साक्ष्य हैं, ये हम हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। ऋग्वेद के, है ना, ऋग्वेद के 9वें बुक, 9वें मंडल में एक व्यक्ति का कथन है। एक व्यक्ति कह रहा है, क्या कहता है एक व्यक्ति? वो कहता है कि मैं ना मंत्र पढ़ता हूं, मैं कवि हूं, मेरी माता वैश्य है, मेरी माता उत्पादक है, मेरी माता चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, चक्की चलाती है। और वो कह रहे हैं कि मेरे पिता भिषज हैं, भीषज वैद्य, मेरे पिता वैद्य हैं। यद्यपि कि हम अलग अलग वर्ण के हैं, एक ही परिवार में,
परंतु हम मिलजुल कर खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहते हैं। तो यही पे ऋग्वेद में ही ये पता चल जा रहा है, बाहर जाने की कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि ऋग्वेद में ही यही बता दिया गया है कि वर्ण परिवर्तन स्पष्ट रूप से हो रहा है, वर्ण परिवर्तन कर पाना संभव है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि आर्यंस ये वॉर लविंग है, ठीक है ना, फाइटर्स है ना, ये वॉर लविंग लोग हैं, तो वॉर लविंग सोसाइटी में अपने आप हो जाएगा मेल डोमिनेशन, पितृ सत्तात्मकता, पैट्रियार्की, पैट्रियार्की हो जाएगा, पितृ सत्तात्मकता हो जाएगा। पितृ सत्तात्मकता का यहां पे मतलब एक चीज समझिएगा कि पुत्र तो चाहिए, पुत्र चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं है पुत्र पुत्री के साथ। पुत्र इसलिए चाहिए कि कबीले के लिए फाइट करेगा, जनजातियों के लिए फाइट करे, अपने अपने वो कबीले के लिए फाइट करेगा, इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा सामान्य रूप से जताई गई है ऋग्वेद में कि पुत्र चाहिए, कि हे इंद्रदेव इस बार पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती ताकि कबीले के लिए युद्ध कर पाता मेरा पुत्र, ये ऐसा ख्वाहिश है। कि पितृ सत्तात्मकता हो जाएगा अपने आप। और फिर वंश के लिए बोला जा रहा है कि वंश तो पिता से ही चल रहा है, पितृवंशीयता हो जाएगा, पितृवंशीयता, पितृ सत्तात्मकता, पितृवंशीयता और पितृ स्थानीयता, अर्थात विवाह के बाद कन्या वधु वर पक्ष के घर पे चली जाएगी, पितृ स्थानीयता कहते हैं इसको। तो मेल डोमिनेशन है लेकिन उसका पर्पस है युद्ध। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियार्की, वॉर लविंग होने की वजह से ये आ रहा है, पैट्रियार्की, पैट्रिलिनी एंड पैट्रिलोकल, ये वॉर लविंग की वजह से है, ध्यान रखिएगा। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर पुत्री प्राप्त हो गई ना, पुत्री का जन्म हुआ, तो उसे हर अधिकार और एवरी केयर एवरी राइट सब कुछ मिलेगा उसे, ठीक है ना, केयर, सारा केयर, पुत्री को फुल केयर दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि नेग्लिजेंस है, वो नहीं है यहां पे। पुत्र बस इसलिए चाहिए कि कबीले के लिए युद्ध करना है, क्योंकि उस जमाने में पुरुष ही युद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे जेंडर बायसनेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी है कि हमें यह भी पता चलता है ऋग्वेद से कि पुत्रियां विदुषी हैं, विद्वान का विदुषी हो जाता है ना। और विदुषी कन्याओं का ऋग्वेद में 5 विदुषी कन्याओं का उल्लेख किया गया है जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी, मंत्र रचे थे उन्होंने। यद्यपि कि कुछ ही मंत्र रचे थे, मुश्किल से 10-10,500 मंत्र में से मुश्किल से 15-20 मंत्र, लेकिन रचे तो थे ना। तो जिससे नाम मिलता है हमें पुत्रियों में जिन्होंने मंत्र रचे थे, अपाला, घोषा, शिक्ता, निवावरी, लोपा मुद्रा। अपाला, घोषा, शिक्ता, निवावरी, लोपा मुद्रा जैसी विदुषी कन्याओं का ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख आता है जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी, यानी कि वो पढ़ती थी। पढ़ने का अधिकार है, अन्य कई सारे अधिकार है, युद्ध करने का तो नहीं अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें ऋग्वेद से एक एक्सेप्शनल केस में मिलता है उदाहरण कि एक कन्या है जिनका नाम है विश्पला, विश्पला। और जब विश्पला के कबीले पर अटैक होता है और जब सैनिकों की कमी आती है तो विश्पला खुद हथियार लेकर के लड़ने के लिए चली जाती है, यद्यपि कि उस लड़ाई में उनके पैर कट जाते हैं, उनका पैर एक कट जाता है, ठीक है। तो विश्पला का नाम आता है जिन्होंने अपने कबीले के युद्ध किया था। वैसे आमतौर पे लड़कियां युद्ध में नहीं जा रही हैं, ठीक है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज इनका जो है ना वो बुराइयों से मुक्त है, सती प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं है, विधवाओं का विवाह होने दिया जा रहा है, ये सब चीजें हैं।
कि जो 19वीं शताब्दी में हमें भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी में आधुनिक युग में तमाम बुराइयां दिखाई देती थी, जिसकी वजह से राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि को बड़े पैमाने पर समाज सुधारों का प्रयास करना पड़ा था, वैसी कोई भी बुराई ऋग्वैदिक काल में या इवन उत्तर वैदिक काल में भी नजर नहीं आती है। तो अच्छा ठीक ठाक था, कुछ भी गड़बड़ी यहां पे हमें वैसे नहीं लग रही है। इसी कारण से देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने का जो बीड़ा उठाया था, उसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम 19वीं शताब्दी में भी ऐसा समाज बना सकते हैं जैसा कि ऋग्वैदिक काल में हुआ करता था भारत में, और तमाम सामाजिक बुराइयां, सांस्कृतिक बुराइयां नहीं हुआ करती थी। ठीक है ये। और अगर हम देखिए ऋग्वैदिक राजनीति पे बात करें, तो ऋग्वैदिक राजनीति में यहां पर के जो कबीला है, जनजाति है ना, ये लोग कबीला है, तो कबीले का जो मुखिया है वही सर्वे सर्वा है कबीले का। तो राजन कहा जा रहा है, राजन, या उन्हीं को जनस्य गोप या गोप्ता जनस्य बोला गया है। और इसका मूल रूप से इस शब्द का अर्थ होता है जो गायों का रखवाला हो। तो गायों की रखवाली करना बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी जिंदगी गायों पर ही निर्भर थी। ठीक है, तो राजा वैसे, और एक चीज और हमें पता चलता है कि ऋग्वेद में कि राजन्य का ये, यद्यपि कि कभी कभी राजा वंशानुगत भी होता था और कभी कभी राजा चुना भी जाता था, तो हमें दोनों व्यवस्था मिल रही है, वंशानुगत भी है या फिर चुनाव। तो अगर मान लीजिए राजा है और उसका बेटा हेल्दी है, बढ़िया है, फाइटर है, तब तो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर राजा का बेटा मान लीजिए कुपात्र निकल गया, नहीं वो सूटेबल है कबीले की लीडरशिप के लिए, तो फिर राजन्या का चुनाव होगा। तो हमें ऋग्वेद से राजन के चुनाव के भी मिलते हैं, कि चुनाव होता था। और ये भी हमें मिल रहा है कि चूंकि कबीले वाले लोग हैं ये, तो कोई सेना वगैरह तो नहीं है, तो युद्ध के समय आपस में ही मिलके कुछ युवा लोग इकट्ठे हो जाते होंगे और वो राजा के बैनर पे लड़ा करते रहे होंगे। और जो राजा का पोस्ट है वो हेरिडिटरी है, मतलब वंशानुगत है। तो अगर राजा का बेटा योग्य है तो फिर वो बन जाएगा अगला राजा, नहीं तो नहीं फिर। और लेकिन हाँ, एक चीज और था कि जो राजन है उसकी सत्ता अनियंत्रित तो नहीं है, ठीक है ना, वो अनियंत्रित नहीं है। और उस पे कबीले की जो सभाएं होती थी, जैसे सभा, समिति और विदत, सभा, समिति और विदत, ठीक है ना, ये राजन्य की सत्ता पर क्या करती थी, नियंत्रण रखा करती थी। और यहां तक कि राजन को निर्णय लेने के लिए खास तौर पे समिति का बड़ा अधिक रोल था, क्योंकि राजन को अगर कोई महत्वपूर्ण विषय पे निर्णय लेना होता था, वो समिति पास करती थी, समिति बताती थी कि ये काम करना है कि ये काम नहीं करना है। तो सभा, समिति और विदत, ये राजा की सत्ता पर नियंत्रण रखा करती थी। और इनका तो सभा और समिति का तो इतना महत्व रहा होगा कि अथर्ववेद में बोला गया है कि सभा और समिति प्रजापति देवता की दो पुत्रियों के समान है। तो इनको प्रजापति देवता की पुत्रियां बताया गया है। इसका अर्थ है कि इनकी महत्ता काफी अधिक रही होगी, और राजन जो भी इनका मुंह देखता रहता होगा कि अब बताइए आगे क्या करना है। तो सभा, समिति और विदत इतनी महत्वपूर्ण रोल में है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे देखिएगा कि अभी भी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें क्षेत्र विजय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कबीले वाले लोग हैं ये, और एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं, तो क्षेत्र विजय का कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिल रहा है यहां पे। तो जन मिल रहा है, कबीला, ठीक है ना, लेकिन जनपद या जैसे कि बड़ी क्षेत्र, महाजनपद, तो जनपद या महाजनपद का यहां पे हमें कोई कॉन्सेप्शन, कोई संकल्पना नहीं मिल रही है। तो राजन का यह उद्देश्य नहीं है कि वो क्या करे, कि वो क्षेत्र जीते, ये उद्देश्य नहीं नजर आता यहां पर, ठीक है। और चूंकि युद्ध प्रिय लोग हैं तो ये अनार्यों से भी लड़ते रहते थे और आपस में भी लड़ते रहते थे।
तो आपस की इनकी एक लड़ाई बड़ी प्रसिद्ध है। वो भारतीय इतिहास का पहला वर्णित युद्ध है, डॉक्यूमेंटेड बैटल है, पहला इंडियन हिस्ट्री का पहला डॉक्यूमेंटेड बैटल है जो रावी या परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे दाश राज्य युद्ध, 10 राजाओं के बीच का युद्ध कहा गया है। और ये भरत कबीले के राजन सुदास के नेतृत्व में, भरत कबीला आर्यों का था और राजन्य सुदास थे। तो राजन्य सुदास को अपने कबीले के लिए पुरोहित नियुक्त करना था और दो दावेदार थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र, जिसमें से वशिष्ठ थोड़े कंजर्वेटिव रूढ़िवादी पुरोहित थे और विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। विश्वामित्र मेलजोल बढ़ाना चाहते थे अनार्यों से और इनका अच्छा कांटेक्ट भी था अनार्यों के साथ, लेकिन वशिष्ठ कंजर्वेटिव होते तो उनका अनार्यों के साथ वो उठना बैठना नहीं करते थे, वो मेलजोल नहीं रखते थे। तो राजन्य सुदास को जब अपने कबीले का मुख्य पुरोहित चुनना हुआ तो उन दो दावेदार हुए, वशिष्ठ और विश्वामित्र, तो उन्होंने विश्वामित्र को नेग्लेक्ट करके वशिष्ठ को चुन लिया राजन्य सुदास ने। इस बात को लेकर के विश्वामित्र बहुत नाराज हुए और उन्होंने 5 आर्य राजाओं को इकट्ठा किया और 5 अनार्य राजाओं को, और 10 राजा इनके साथ आए और रावी नदी के किनारे पे इन्होंने राजन्य सुदास को चैलेंज किया, लेकिन उस लड़ाई में विश्वामित्र और उनके सहयोगी लोग पराजित हो गए। और फिर राजन्य सुदास अपने कबीले को लेकर के रावी नदी की तरफ से होते हुए, रावी से होते हुए सरस्वती नदी की तरफ चले गए और वहां पे उन्होंने अपना कबीले को सेटल किया और वहां पे उन्होंने एक यज्ञ किया अपनी ताकत को, शक्ति को दिखाने के लिए, जिसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो जब राजा का कोरोनेशन होता था, बैठता था राजा, कोरोनेट होता था, तो उसे राजसूय यज्ञ कहते थे, और जब शक्ति प्रदर्शन करना होता था तो अश्वमेध यज्ञ कहते थे। और यही अश्वमेध यज्ञ आगे क्षेत्र विजय का एक तरीका बन जाएगा, ठीक है ना। ये फिर ऋग्वैदिक धर्म के बारे में अगर हम बात करें, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ऋग्वेद में यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि 33 के आसपास देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है जो प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। और एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए और देवी देवताओं की प्रशंसा करते थे। तो देवी देवताओं की प्रशंसा व आह्वान, उनको बुलाना कि मानव जीवन में हस्तक्षेप करिए कृपया, आह्वान व प्रशंसा करने के लिए ये लोग दो काम करते थे। मंत्रों की रचना करते थे व मंत्रों का जाप, और ये मूल रूप से जाप किस समय? यज्ञ के समय। तो यज्ञ के समय ये किया करते थे और ये लगातार यज्ञ संपादित किया करते थे और मंत्रों के द्वारा अपने देवी देवताओं की प्रार्थना करते थे। तो ये देवी देवता इनके जो हैं ये प्राकृतिक शक्तियां हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक आर्य या आर्यजन ओवरऑल ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे। जैसे इंद्र देवता वो बिजली और बारिश के देवता, सवित्र सूर्य देवता, ठीक है ना। तो इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देवता, पूषण सोम देवता, रुद्र देवता, बृहस्पति देवता, विष्णु देवता, ये सारे लोग ऋग्वेद में वर्णित हैं। तो ये इस मोड ऑफ वर्शिप इनका यही था और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। चूंकि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे इसीलिए बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद होगा, ठीक है। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा है तो एकेश्वरवाद नहीं है, ये बहुदेववाद का कंसेप्शन चल रहा है, बहुदेववाद, ठीक है ना। और मैक्स मूलर ने इसी को हीनोथीज्म या कैथेनोथीज्म बोला था। हीनोथीज्म, अधिदेववाद, हीनोथीज्म या कैथेनोथीज्म, इसका मतलब यह होता है कि कई देवी देवताओं की पूजा करना, लेकिन सभी देवी देवताओं का महत्व बराबर रखा। जैसे ऐसा नहीं है कि इंद्र देवता इनके लिए सर्वोच्च देवता है और रुद्र देवता इनके लिए कम महत्व के देवता है, बस इतना डिफरेंस आ रहा है कि किसी देवता के लिए ज्यादा मंत्र हैं और किसी देवता के लिए कम मंत्र हैं। सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र देवता के लिए हैं, फिर अग्नि देवता और फिर वरुण देवता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कर दिया जाएगा। सारे देवी देवता इनके लिए पूजनीय है, बराबर है, बस मंत्रों की संख्या ऊपर नीचे की गई है, आह्वान कम या ज्यादा बार किया गया है। तो इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता और 33 देवी देवताओं में देवियां भी हैं 3। अदिति, जिनको देवताओं की माता कंसीडर किया गया है, उषा अर्ली मॉर्निंग भोर की देवी, और अरण्यानी अर्थात वन या जंगल की देवी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? और यह भी मजेदार है कि ऋग्वेद में देवी देवताओं के अतिरिक्त सुपर नेचुरल क्रीचर्स का भी उल्लेख किया गया है, जैसे पिशाच, यक्ष, यक्षी, यतुधन, इस तरह भी मिलते हैं हमें।
ठीक है। तो और फिर उत्तर वैदिक काल में जब हम एंट्री करते हैं ना, तो सारी चीजें बदल जाती हैं उत्तर वैदिक काल में। हमने शुरू में भी डिस्कस किया उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए, जैसे जैसे ही एंट्री उत्तर वैदिक काल में हो रही, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में लौ है, यानी लोहे का धातु कर्म का ज्ञान, ये बदल देगा, इनके पूरे लाइफ को बदल देगा। ठीक है, पूरा का पूरा लाइफ बदल जाएगा। देखिए, जैसे एक पार्ट देखिएगा, अर्थव्यवस्था कैसे बदल रहा है। अब ये मूव करेंगे सप्त सैंधव से गंगा नदी तंत्र। ठीक है, उपजाऊ भूमि प्लस पर्याप्त वर्षा। ठीक है, उपजाऊ भूमि अब यहां से कौन से जीवन में जाएंगे? ग्रामीण जीवन में प्रवेश। ग्रामीण जीवन, स्थायी स्थायी जीवन जीने लगेंगे। तो जैसे ही जीवन स्थायी होगा, खेती बाड़ी बढ़ रहा है, लोहे का प्रयोग हो रहा है, बारिश भी झमाझम, मिट्टी भी और लोहा भी, तो इससे ज्यादा अब क्या चाहिए किसी को? सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, तो ग्रामीण जीवन में आ गए। अब ग्रामीण जीवन में आएंगे तो देखिए बदल जाएगा मोड। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय, कृषि मुख्य व्यवसाय। पशुपालन तो रहेगा कम, बस पशुपालन का दर थोड़ा गिर जाएगा। पशुपालन द्वितीयक द्वितीयक व्यवसाय हो जाएगा। और अब जब ये किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? आर्यावर्त की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फसलों की संख्या बढ़ेगी, विशेष तौर पे रोपण विधि द्वारा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, रोपण विधि द्वारा धान की खेती होने लगेगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे देखिए सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि बढ़ता जाएगा, तो कृषि में जब सरप्लस होगा, कृषि में अधिशेष होगा, तो कृषि में अधिशेष सरप्लस होने से व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा और बाजारों की आवश्यकता बढ़ेगी। जब बाजारों की आवश्यकता बढ़ेगी तो आपसी लेन देन भी बढ़ेगा और बाट एवं माप आ जाएगा। और निष्क निष्क ग्रीवा, हिरण्य व हिरण्य पिंड जैसे बाट एवं माप आ जाएंगे, बाट एवं माप बाजारों में। और इस बार चूंकि लोहा है और अतिरेक उत्पादन बहुत ज्यादा है, लेन देन काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा, तो अब ये बाजार धीरे धीरे करके किस में बदल जाएंगे? ये बाजार नगरीय केंद्रों में बदलने लगेंगे, नगरीय केंद्र। और नगरीय केंद्र के साथ साथ एक चीज और होगा, इतना ज्यादा लेन देन बढ़ जाएगा अब कि वो वस्तु विनिमय पद्धति या पत्थर वत्थर लेके काम वाम नहीं चलने वाला है। और यहीं पे पहली बार क्या आ जाएंगे? धातु के सिक्के। सिक्कों का पहली पहली बार भारतीय इतिहास में प्रचलन होगा, और ये चांदी व तांबे, सोने के नहीं, चांदी व तांबे के सिक्के मूल रूप से। इन सिक्कों का नामकरण भी है, हम लोग इसको आगे मगध और उसमें मौर्यास में डिस्कस करेंगे बड़े पैमाने पे। यहां पे तो अभी हमारा उद्देश्य उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल के ये सब कुछ उत्तर वैदिक काल के अंत में हो रहा है, नगरीय केंद्र। और फिर हो जाएगा भाई द्वितीय नगरीकरण प्लस अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण। रोपण विधि द्वारा धान की खेती, द्वितीय नगरीकरण, और अर्थव्यवस्था में सिक्के आ जाएंगे, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हो जाएगा। इतना कुछ बदल देगा एक धातु, क्या? लोहा। ठीक है ना? ये है आर्थिक गतिविधियां कैसे बदल रही हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं राजनीतिक गतिविधियां भी बोलेंगी। अब देखिए, जन यानी कि कबीला। और अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो अर्थव्यवस्था बढ़ी तो कबीले में राजन जो लोग हैं, राजन की शक्तियां बढ़ी।
राजन की शक्तियां बढ़ेंगी तो जो सभा और समिति हुआ करती थी, जो राजा पे नियंत्रण करती थी ऋग्वैदिक काल में, तो सभा समिति का महत्व गिर जाएगा, कम हो जाएगा। और अब राजन गायों की रखवाली में इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि इधर देखिए यहां सारी चीजें बदल रही है, अब जमीन इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो अब राजा जो है ना, भूमि जीतने में रुचि दिखाएंगे, भूमि जीतना है इन्हें। और जब भूमि जीतेंगे तो ये जन से किधर की तरफ जाएंगे, जन से क्षेत्र विजय अर्थात जनपद। तो जैसे ही लोहा आएगा ना, तो लोहे के हथियार, लोहे के तलवार, भाला, तीर का नोक, लोहे का हेलमेट, लोहे का कवच, ये सब बदल जाएगा। युद्ध का तरीका लोहा पूरा बदल देगा। तो जन से ये जनपद की तरफ जाएंगे और जनपद से ये चले जाएंगे और बढ़ता जाएगा महाजनपद। और कुल जमा पूंजी बुद्ध और महावीर के समय में हमें कितने महाजनपद देखने को मिल रहे हैं? 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे। और ये बात है कब की? उत्तर वैदिक काल के अंत की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय दिख रहा है। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, मगध आदि। ये तो राज्य निर्माण की तरफ बढ़ गए ना। तो जनजातीय से राज्य निर्माण, कबीला से जो क्या सीक्वेंस बन रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, ये ध्यान रखिएगा हर हालत में। ये और 16 महाजनपद। तो उत्तर वैदिक काल के अंत में बड़े बड़े परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसी को हम वैदिक सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता की संज्ञा दे रहे हैं। और द्वितीय नगरीकरण, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण प्लस लेखन शैली भी आ जाएगा। लिपि, कौन सी लिपि का आविष्कार होगा? ब्राह्मी लिपि। इसी के बाद तो फिर लेखन बड़े पैमाने पे आ जाएगा ना, ब्राह्मी लिपि। तो ये पूरा आर्थिक, पूरा राजनीति बदलता जा रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था, और तो और समाज भी तो बदल जाएगा ना। अब देखिए, जब लोहे के प्रयोग से कृषि बाड़ी, खेती बाड़ी बढ़ी, कृषि गतिविधियां बढ़ी, तो अभी तक जो ब्रह्म, क्षत और विश्व हुआ करते थे, तो अब ब्रह्म कहलाएंगे, पुरोहित वर्ग कहलाएगा, ब्राह्मण, क्षत हो जाएंगे फाइटर्स, क्षत्रिय, विष हो जाएंगे वैश्य। लेकिन कृषि काम बढ़ने से, लगातार बढ़ने से, अब ये लोग चौथा वर्ण भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो अनार्यों का होता था, और उन्हें बॉटम पे ला करके डाल देंगे और बोलेंगे देखिए भाई आप लोग क्षुद्र हैं, यानी कि शूद्र हैं, अनार्य। तो शूद्र, अनार्य, और ये 3 लोग आर्य। और ये एक्चुअली लेबर पावर के तौर पे लाए गए हैं। ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने का बोला गया है इन्हें, कि आप ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करिए। और अब देखिए, ये कितने हो गए? 3 से 4, चातुर्वर्ण, फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम, चातुर्वर्ण व्यवस्था हो जाती है ये। और अब जैसे ही चातुर्वर्ण व्यवस्था, और अब तो भाई शूद्र भी है इसमें, तो ये कर्म पे नहीं होगा, अब ये जन्म पर आधारित होगा। वरना कर्म पे अगर आधारित होगा तो कोई शूद्र शूद्र रहेगा ही नहीं। तो जन्म पर आधारित हो गया, इसको बंद कर दिया गया, जन्म पे आधारित हो गया। अब यहां पे ये हमें मॉडल थोड़ा सा रिजिड दिखाई दे रहा है ना, रिजिड दिखाई दे रहा है। और इन्हें बोला गया कि इन्हें द्विज कहा जाएगा। द्विज, 2 बार जन्मे, यानी कि बायोलॉजिकल जन्म और एक बार विद्या अध्ययन करना, वो उपनयन संस्कार, धागा वो पहनते हैं ना, क्या कहते हैं, जनेऊ। ठीक है, द्विज। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज हैं, शूद्र द्विज में नहीं कंसीडर किया जाएगा। और ये इन्हें कहा जाएगा कि आप एक धागा पहनिए, पता चलेगा पवित्र धागा कि कौन आर्य है, और आर्य भी है अगर तो कौन वाले आर्य हैं, ब्राह्मण आर्य हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं। और ये तो धागा नहीं पहनना है, पवित्र धागा इन्हें बस धारण करना है। और यहां पे विद्या अध्ययन, उपनयन, 16 संस्कार में से एक उपनयन संस्कार। ये बड़ा चेंज आया है वर्ण व्यवस्था में।
और ये भी अर्थव्यवस्था के परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि लेबर पावर चाहिए था, इस वजह से ये ऐसा करना पड़ा। और इसे चूंकि अब ये व्यवस्था जन्म पे आधारित है ना, तो इसको थोड़ा डिवाइन टच दिया गया कि लोग इसको मानेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। डिवाइन टच दिया गया और बोला गया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में ये बोला जा रहा है कि ब्राह्मण नंबर 1 है, 2 नंबर 3 और बॉटम। तो ये 1 2 3 और बॉटम पे ये बड़ा चेंज आया वर्ण व्यवस्था में। और इसी समय वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त गोत्र प्रणाली, गोत्र नामक संस्था भी आ रहा है। तो गोत्र का मतलब होता है एक ही पूर्वज की संतान, एक ही पूर्वज की संतान। और वैसे शाब्दिक अर्थ होता है गायों के रखने का स्थान, वेयर काउज वर रियर्ड, गायों को रखने का स्थान, वैसे एक ही पूर्वज की संतान। और गोत्र के अलावा यहां पे आपको आश्रम नामक संस्था, आश्रम व्यवस्था का भी देखा जाएगा, उदय देखा जाएगा। गोत्र के अलावा वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण हो गया, गोत्र आ गया, आश्रम व्यवस्था कि एक व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष मान लिया जाएगा और 25-25 के 4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और ये भी मूल रूप से ऊपर के 3 वर्णों को ही उपलब्ध है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इधर उपलब्ध नहीं है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहां पर दिक्कत लग रहा है और अधिकारों से कुछ कुछ करके वंचित हो रहे हैं। तो आगे इन्हीं चीजों का फिर रिफॉर्म करने की आवश्यकता, जरूरत भी पड़ती जाएगी। ये बड़े बड़े चेंजेस हैं। और देखिए ये रहे अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण और पहली बार चलने वाले सिक्के, जिन्हें पंचमार्क कॉइन्स या आहत सिक्के कहा गया है। इस पे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये सब हो गया है ना, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जो भी हमने विश्लेषण किया, ये मूल रूप से आर्यों का इतिहास रहा है, आर्यों के इतिहास से संबंधित था सब कुछ। और 2 भागों में बांट के हमने इसे पढ़ा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होते हुए 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल को 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी कि वैदिक संस्कृति से लेकर के वैदिक सभ्यता तक द्वितीय नगरीकरण, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, लोहे का बढ़ता हुआ प्रयोग, रोपण विधि के द्वारा धान की खेती और गंगा घाटी में नगरों का, तमाम नगरों का उदय और विकास। ठीक है, ये था वैदिक काल या वैदिक युग। अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके पहले का लेक्चर भी प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता और आज आर्यों का इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो आगे के चैप्टर्स, आगे के लेक्चर्स पे आ जाएंगे, टॉपिक्स पे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खूब रिविजन कर लीजिएगा, तो आगे का पढ़ना थोड़ा और आसान हो जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय।